स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आपको बाजार दिखाने की तैयारी में दिख रहा है। थोड़ा रेंज बाउंड रहा है निफ्टी और निफ्टी में आपने कुछ एक्शन नहीं देखा है, बट बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स यहाँ पर रखिए नजर। थोड़ी मूव आ रही है और मेटल्स में भी एक्शन। तो कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा, कहाँ पर रखनी है आपको नजर, आइए जानते हैं इसके बारे में। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। ग्रीन टाई का सहारा मिलेगा आखिरी घंटे में बाजार को? अगर आज खाली आफ्टरनून रखें तो आफ्टरनून ही रखें? हाँ, गुड और बैड दोनों ही ना रखें। वो भी रख सकते हैं। Okay. वैसे ही एक्शन है, न्यूट्रल आफ्टरनून। न्यूट्रल आफ्टरनून मतलब मन ही नहीं बन पा रहा तेजी करना है कि मंदी करना है, तो आखिरी 1.5 घंटा भी कुछ ऐसा ही रहेगा हमारे बाजारों में या बदलेगा। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स ये तो हमसे भी ज्यादा सोचते कुछ भी नहीं कर रहे। तो देखें वहां पर क्या कुछ होता है। तो आइए आधे घंटे के, आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन में घुसे, उससे पहले अब तक के एक्शन को समझ लें। दिन भर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कभी इधर कभी उधर, इस सब के बीच में 17,900 के आसपास वक्त बिताता हुआ निफ्टी नीचे 17,825, ऊपर 17,975, यानी कि 17,900 के लेवल से 25 पॉइंट नीचे, 75 पॉइंट नीचे, 75 पॉइंट ऊपर। ये रहा आज का मूवमेंट। बैंक निफ्टी नीचे में 41,725, ऊपर में 42,325 काइंड ऑफ, यानी कि नीचे करीबन 300 पॉइंट गए आप 42,000 से, ऊपर करीबन 300 पॉइंट बढ़े 42,000 से, और 42,000 के आसपास के लेवल पर जो बीच का पेंडुलम है, फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर ज़्यादा वक्त बिताता दिख रहा है और निफ्टी 17,900 के आसपास और नीचे ज़्यादा। बाकी सेक्टर्स का हाल देख लीजिए। IT, फाइनेंस, मेटल और बैंक दोनों ही, सरकारी और प्राइवेट, ये मजबूत है। तो NBFCs और बैंक से सहारा मिल रहा है। IT और मेटल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रभावित होने वाले ये दोनों सेक्टर आज थोड़े ठीक दिख रहे हैं। बिकवाली कहाँ है? FMCG कमज़ोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, एनर्जी, फार्मा, रियल एस्टेट ये कमज़ोर है, और ऑटो एक्सपो में बिजी होने की वजह से ऑटो कंपनी के शेयरों में भी कमजोरी दिख रही है। पूरा सब मैनेजमेंट सब वहाँ बिजी है। मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर आधा से 1% तक की कमजोरी दिखेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स में डाउ फ्यूचर्स कुछ भी नहीं करने के मूड में, चाहे आप कितनी भी कोशिश करके देख लें। और यूरोप के बाजारों में 0.5% की मजबूती है। एशियाई बाजार जो बंद हुए, ज़्यादातर बाजार हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखे। वहाँ किसी तरह की कोई खास समस्या है नहीं। हमारे बाजारों का मूड बन नहीं पा रहा तेजी का भी और मंदी का भी। जी, कब तक ऐसा चलेगा जी? 3.5 तक। 3.5 तक बस उतने ही। लेकिन दीप, दोनों ही तरफ के व्यूज है अपनी अपनी जगह जी, और दोनों ही तरह के व्यूज में कॉन्फिडेंस की कमी है। न तेजी करने वालों में वो कॉन्फिडेंस है कि जोर से भाग जाएगा, और न मंदी करने वालों में वो कंफर्ट है कि जोर से गिर जाएगा। सो आखिरी 1.5 घंटे में देखते हैं, एक फैक्टर है जो रुकने से हमें रोक रहा है, वो ग्लोबल मार्केट्स है। उतने खराब नहीं, सिग्नल थोड़े से बेहतर है। एक फैक्टर जो हमें बढ़ने से रोक रहा है वो है FIs की बिकवाली। तो इन दोनों संकेतों के बीच में जो तीसरी महाशक्ति है वो आज अपने आप को असहाय महसूस कर रही है कि हमें किसने कहा महाशक्ति, हमारे पास तो ताकत ही है नहीं। ताकत नहीं मतलब ऐसा नहीं पैसे की नहीं है, पैसे तो बहुत है जी, मानसिक ताकत नहीं है कि तेजी करें या मंदी। तो वेट एंड वॉच, साइडलाइन, बाहर बैठ के तमाशा देखने वाले मूड में कुछ करना नहीं है। और कभी कभी कुछ नहीं करना कुछ करने से ज़्यादा बेहतर होता है। और आजकल के बाजार वैसे ज़्यादा है, या तो आप कुछ करें ना करें तो दिन के लिए ही कर लें, रात में ओवरनाइट पोजीशन ना रखें, और दिन में भी अगर करना ही चाहें तो आप ये सोचें कि ब्रेक डाउन होने के बाद शॉर्ट करूंगा और ब्रेकआउट होने के बाद लूंगा, तो मतलब दोनों तरफ चपत लगना पक्की है। आपको बहुत मुश्किल से कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। आज सुबह देखिए जिस तरह से धड़ 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 करके गिरा, ऐसा लगेगा ये तो गयो। 17,775 भी जाने की तैयारी में, और घूमा 100-125 पॉइंट निफ्टी ऐसा, और 300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसा कि देखते रह गए 3 मिनट में ये क्या स्क्रीन बदल गई। ये है इस बाजार की चाल, जो पता लगाना, जो ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों पर खरीदेंगे सेफ रहेंगे, ऊपरी स्तरों पर बेचेंगे सेफ रहेंगे। और खरीदने के लिए जो बढ़िया जगह है निफ्टी के लिए 17,775 से 17,850 75 पॉइंट की, बेचने के लिए बढ़िया जगह है आपके लिए 17,950, 18,025, 18,050 की रेंज। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, खरीदने के लिए अच्छी जगह है 41,725 से 41,950, बेचने के लिए अच्छी जगह है 41,300 से 41,500। इस रेंज में आने दें। उस समय मूड माहौल देखें। अगर डाउ फ्यूचर्स इतने सुस्त दिखे तो आपने 42,300 पे, 42,300 पे ही बेच दिया, और डाउ फ्यूचर्स तो ज़्यादा गर्मी दिखाए तो आराम से 42,500 का इंतजार करें, है ना। और सेम वे निफ्टी में भी खरीदने और बेचने के लिए उस वक्त के मूड माहौल के हिसाब से अपने लेवल को मैच करके देखें। सिंपल। गॉट इट।
एक बार तो सुबह एक सरप्राइज मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी ने हमें दे दिया था, क्या इस समय भी सरप्राइज आएंगे या रेंज में रहेंगे? चलिए देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा एक्शन आपके लिए। आइए फिर खबरें और ट्रिगर्स ये भी जान लेते हैं बाजार के लिहाज से। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से 5 पैसा कैपिटल के नंबर्स आ जाने वाले हैं कैश सेगमेंट से, और साथ ही 5 पैसा है, ये 5 पैसा नहीं है। 5 पैसा। हाँ, ये 5 पैसा किसने बताया आपको? अपनी मर्जी से किसी से सुना है ऐसा? नहीं सर, ऐसे ही बोलते हुए। ऐसे ना तो फिर 5 पैसे बोल, मुझे लगा कहीं और रिसर्च में कहीं आया हो ऐसा। वैसे मतलब इसको कंपनी वाले भी 5 पैसे ही बोलते हैं। 5 पैसा। 5 पैसा? यस, 5 पैसा। 5 ठीक है, पैसा, हाँ। लिटिल HS, Yes. 5 पैसे थोड़ा LS हो जाता है ना? Done. तो 5 पैसा कैपिटल इसके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी ये कैबिनेट फैसलों पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएंगे। जहां तक 12 जनवरी कल का सवाल है, निफ्टी से दिग्गज IT कंपनियां HCL टेक और इन्फोसिस ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। पोस्ट मार्केट दोनों ही नंबर्स आएंगे। साथ ही कैश सेगमेंट से आनंद राठी वेल्थ, साइंट, GM ब्रेवरीज, डेन नेटवर्क, GTPL हैथवे, प्लास्टिक ब्लेंड्स और जयश्री टी भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। दिसंबर महीने का CPI आंकड़ा भी आपके सामने रखा जाएगा, और साथ ही नवंबर महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी हमारे आते हुए दिखेंगे। PVR आइनॉक्स मर्जर डील पर फाइनल NCLT हियरिंग भी होने वाली है। साथ ही BCL इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप देखिए फंड जुटाने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। करीबन इस हफ्ते आई थिंक 30% से ज़्यादा के गेंस स्टॉक ने दिखा दिए हैं। जहाँ तक जयश्री टी का सवाल है, यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। चाय की स्टेट के डिमर्जर को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही नूपुर रिसाइकलर्स यहाँ पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है मेन बोर्ड पर NSE के, जहाँ पर ये पहले SME इमर्ज प्लेटफॉर्म पर थी। और जहाँ तक ग्लोबल डेटा का सवाल है, दिसंबर महीने का USA का CPI आंकड़ा और साथ ही चाइना का CPI और PPI आंकड़ा दिसंबर महीने का भी आपके सामने रखा जाएगा। अंत में 13 जनवरी शुक्रवार यहाँ पर निफ्टी से विप्रो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही F&O स्पेस से L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। कैश सेगमेंट से अनूप इंजीनियरिंग, AB मनी, जस्ट डायल और साथ ही हेरिटेज फूड्स भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास यहाँ पर एक बैंकिंग समिट होने वाला है, उसमें हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। साथ ही हेरिटेज फूड्स राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। विष्णु केमिकल्स इसकी स्टॉक स्प्लिट थी तो ये एक्स डेट होगा। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जनवरी महीने का US के लिहाज से जो कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा है वो आपके सामने आएगा, और UK का GDP आंकड़ा भी रखा जाएगा। एक्शन तो बहुत आने वाला है, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं बाजार तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा ट्रिगर कौन सा है, ये बताओ। कुशल से पूछे ना भाई, इस कुशल के हिसाब से नंबर्स वो किसके? HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो, ये तीनों नंबर्स बड़े ट्रिगर्स हैं। चलो ठीक है, तो हमारे अपने रिजल्ट्स वाले बड़े ट्रिगर्स हैं। और ग्लोबल में कल शाम को जो महंगाई के नंबर आएंगे, जो हमारे लिए परसों सुबह। ठीक है, ओके। तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं ग्लोबल लोकल दोनों ही। आइए अरमान से जानते हैं आज लोकल खबरें कौन सी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं। जी बिल्कुल, जैसे लगातार शेयर होल्डिंग अपडेट आते हुए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे NCC, यहाँ पर FIs ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी जो हिस्सेदारी है वो 12.8% से बढ़ाकर उन्होंने 15.76% कर दी है। और रेखा झुनझुनवाला ने भी यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है, उन्होंने लगभग 0.45% स्टेक बढ़ाया है। उसी के साथ साथ PTI के हवाले से खबर आती हुई दिखी कि NCC के 5 और बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया, और उस FIR में कंपनी का नाम भी शामिल है। और FIR इसलिए क्योंकि जो मेट्रो पिलर गिराने के मामले में जो है वो केस दर्ज किया गया है। ओरिएंट पेपर, यहाँ पर भी Q3 में DIs ने हिस्सेदारी जो है वो 7.5% के आसपास जो थी उससे बढ़ाकर 9.4% कर दी है। वहीं FIs ने भी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत बढ़ाई है, 1% से बढ़ाकर लगभग 1.4% के आसपास कर दी है। चेन्नई पेट्रो, यहाँ पर डॉली खन्ना ने Q3 में 0.4% के आसपास जो हिस्सेदारी है घटाई है। FL इंडिया, यहाँ पर Q3 में FIs ने कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है, 4.24% से घटाकर लगभग 12.7% कर दी है। और अगर अब इंडियन बैंक की बात करें तो वहां पर FIs ने हिस्सेदारी जो है बढ़ाई है, और वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। 2.6% से बढ़ाकर लगभग 3.6% कर दी है, लगभग 1% जो है हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सन फार्मा पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कंपनी ने एक दवा लॉन्च करी है और इस दवा का उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। RVNL कंपनी को लगभग 1134 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और वो चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जो है कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पिरामल फार्मा कंपनी की जो लैंगस्टन यूनिट है, वहां पर US FDA से 6 आपत्तियां जो है उनको फॉर्म 483 जो जारी होता हुआ दिखा है। और यूनियन बैंक पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि 3800 करोड़ के शेयर बिक्री के लिए बैंक जो है नियुक्ति किया है। और उसके बाद कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें PNB 25 लाख शेयर्स और PTC इंडिया 19 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, बस खत्म। ओके, चलिए, फ्री हो चुके हैं कुशल और फ्री हो चुके हैं अरमान। डन फॉर द डे।
डन। नहीं सर, अभी अपडेट देख क्या अब, क्या नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? सर, वो जैसे शेयर होल्डिंग अपडेट आता रहेगा। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ जो अब नया आएगा वही ना? Yes, sir, yes, sir. पुराने वाले में तो डन फॉर द Yes, sir, yes, sir. हाँ, अब अगर कुछ खबरें आई तो अरमान बिजी रहेंगे, कुशल तो उसके बाद भी नहीं करेंगे, मैं आगे बिजी रहूंगा। तो चलिए बाकी सब एक्सपर्ट से करते हैं मुलाकात। कुणाल जी, राकेश जी दोनों तैयार हैं, और कुणाल जी का गला आई एम श्योर कुछ खास ठीक नहीं हुआ होगा अब तक, और क्योंकि भाई जब तक है ना 2-4 घंटे की नींद ना ले। कुणाल जी, सोए थे आप दोपहर में बढ़िया खाना वाना खा के? नहीं अनिल जी, ऐसे नसीब कहाँ है अनिल जी, बाजार यहाँ चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो अनिल जी नींद कहाँ ऐसे में आ सकती है बताइए। जाग के भी क्या किया आपने? मार्केट तो वहीं का वहीं है, 25-50 इधर 25-50 उधर। ये तो या तो 3 घंटे सोने का बाजार है या 12 से 3 पिक्चर देखने का। क्यों मंजिल जी? अनिल जी, वो 12 से 3 वाला टाइम तो चला गया, अब शो अलग टाइम के होते हैं। बट अनिल जी, जैसे सुबह मैंने बताया था आपको कि आपका जो प्रोग्राम था प्रोटीन वाला, तो अनिल जी ऐसे ही एक बार आपने शो करा था हल्दी के ऊपर, हल्दी के बेनिफिट भी बताए थे अनिल जी, मतलब कि वो हल्दी के कैप्सूल भी आते हैं। तो कुणाल जी को मैं 3 दिनों से बोल रहा हूँ फ्रेश हल्दी का जूस निकाल के पिए। अब वो अनिल जी वेट कर रहे हैं कि घर पे कोई और निकाले उनको दें, तो उनको मैं समझा रहा हूँ गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, मतलब गले को ठीक करें और शो करें अनिल जी। अरे सच्चे दोस्त होने के नाते आपको बना के लेके जाना चाहिए और पिलाना चाहिए अपने हाथों से। देखो कुणाल जी कल तक कैसे एकदम मस्त तैयार हो जाते थे। क्या करें, कुणाल जी ने दोस्त भी तो ऐसे ही पसंद किया, अब क्या कर सकते हैं, चॉइस तो कुणाल जी की, आपकी क्या गलती है इसमें? क्या कमाल। जी किरण जी बताएं सर, आपका गला तो ठीक है ना? अनिल जी, गला ठीक है, पर बहुत सर्दी हो गई है। अच्छा, ओके। मतलब सबको कुछ ना कुछ तो है ही। इनका गला खराब है, इनको सर्दी है, मुझे खांसी है, और बाकी सब चुस्त दुरुस्त है। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, शॉर्ट का कॉल है। टाटा कंज्यूमर शॉर्ट करने की सलाह है। फ्यूचर्स में अभी 758.50 के आसपास चल रहा है। 764 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 751, दूसरा 746। ये 2 टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। पहला टारगेट आज ही हासिल हो जाना चाहिए, और दूसरा टारगेट शायद कल सवेरे देखने को मिल जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय किरण जी की तरफ से। टाटा कंज्यूमर्स यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, और एफएमसीजी से बाजार पर दबाव भी आ रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं कमजोरी। एक स्टॉप लॉस चेंज करना पड़ेगा, 754 नहीं हो सकता, हाँ, 758 पे। किरण जी स्टॉप लॉस क्या रखा जाए? 764 अनिल। हाँ 764, वही मैं सोच रहा था कि स्टॉप लॉस करंट प्राइस से नीचे का कैसे हो सकता है। तो 764 का स्टॉप लॉस, 751 और 746, ये 2 टारगेट होने चाहिए टाटा कंज्यूमर में बिकवाली के लिए आज जी। ओके, तो सेल कॉल टाटा कंज्यूमर 764 का स्टॉप लॉस। बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT। बताएं सचिन जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करनी है यूपीएल के फ्यूचर्स में। अगेन यहाँ पर 740 के आसपास एक काफ़ी अच्छा इनगल्फिंग बेरिश फॉर्मेशन है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही एस्टैब्लिश हुआ है, एंड वहाँ से एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है काउंटर में। तो यहाँ पर 710 के इंट्राडे टारगेट के लिए ये पोजीशन आपको रिटेन करनी है। पोजिशनल टारगेट हो सकता है लगभग अराउंड 695 का। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 724 में, एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं यूपीएल के फ्यूचर्स में। तेल बेचने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है, तो शॉर्ट कॉल लगातार आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में थोड़ी आपको रिलीफ की भी जरूरत है। सारे के सारे शॉर्ट कॉल आते रहेंगे तो आप थोड़े डर भी जाएंगे। ऐसे में कॉन्फिडेंस देने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फंडामेंटल राय आपको दे रहे हैं सिद्धार्थ जी, सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। जी सर, मैं डेफिनेटली बाई दूंगा। आपको सही से एकदम सही पता है कि मैं बाई दूंगा, इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और वो स्टॉक होगा एबीबी। टेक्नो फंडा के रूप में एबीबी है जो मेरी पसंद है अभी, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से होम कैपिटल गुड्स ऑटोमेशन की कंपनी एबीबी बेहतरीन ऑर्डर बुक क्लॉक कर रही है। पहला टारगेट आपको शॉर्ट टर्म एबीबी में जो रखना है वो रखना है 3020 का, 3020, 3020, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल रख लिया तो 3260, 3260 भी आ सकता है एबीबी। नतीजे तो दमदार ही है। ऑर्डर बुक जो दूसरे तिमाही में हमने देखा 2600 करोड़ का जो बढ़ के आया था, जो टोटल ऑर्डर बुक 6500 करोड़ का है। मुनाफा यहाँ से 34% से ग्रो हो सकता है, और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग केपेक्स, बजट में भी केपेक्स आएगा,
कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, तो एबीपी पे पूरा फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, स्टील सेगमेंट से इनको ऑर्डर अच्छे आ सकते हैं, स्टील और रेलवे से, तो एबीपी पे बहुत फोकस रखना चाहिए। 3020 शॉर्ट टर्म टारगेट है। 3020 शॉर्ट टर्म टारगेट एबीबी, इस पर करें खरीदारी। ये काउंटर रेडार पर आ रहा है। रेडार पर रखें आईसीआईसीआई बैंक को भी, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख शेयर कई सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में है। सुबह हमने देखा था जब एक बैंक निफ्टी की बड़ी रिकवरी आई थी तो आईसीआईसीआई बैंक ने इस रिकवरी को लीड भी किया था, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा एक्शन इस पर बना हुआ है। इस बीच एचपीसीएल, इस पर रखिए नजर। एक्चुअली एचपी, बीपी, आईओसी तीनों ही ओएमसीज पर रखिए नजर, क्योंकि वहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है। और आज सुबह खरीदारी की राय आई भी थी एचपीसीएल पर राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर में। बंसल जी, एक अपडेट जरा दे दें सर एचपीसीएल के लिए। सुबह की आपकी कॉल जबरदस्त मोमेंटम में है। 260 का आपने टारगेट दिया था, 261 पर स्टॉक ने हाई बनाया और 258 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स भी 258 पर है, 62 का हाई बनाया। पहला टारगेट तो हिट, उसकी बधाई सर। और अब बताएं क्या करना है इसमें। दिवांशु, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे में लिया हुआ है, ट्रेडिंग के नजरिए से लिया है तो प्रॉफिट को बुक करें। कोई होल्ड करना चाहता हो तो होल्ड कर सकते हैं। और दिवांशु, डे बिफोर यस्टरडे मेरा पिक ऑफ द डे बीपीएससीएल था, वो भी चल रहा है, तो टारगेट अचीव हो गया है। प्रॉफिट बुक कर लें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर। बिल्कुल, तो एचपीसीएल में भी टारगेट हिट हो गया है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बीपीसीएल में भी टारगेट हिट हुआ है, प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। और दोनों काउंटर्स में आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। इस बीच एक बार कॉपर के प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं उसके दम पर हिंदुस्तान कॉपर को पुल अप करिए, क्योंकि ये स्टॉक वैसे भी अच्छे मोमेंटम में रहा है और कॉपर के प्राइसेस में बड़ी तेजी आपको आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कॉपर के प्राइसेस अब $9,000 के पार आपको जाते हुए दिखे। और हिंदुस्तान कॉपर वैसे भी रेडार में रहा है, रिसेंटली रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया था। कल मोदी जी की भी लिस्ट पे था, किरण जी की भी लिस्ट में हमने इसको आते हुए देखा था। एक बार इसके चार्ट पर भी अपडेट ले लेते हैं जिस तरह से मूव इसकी आ रही है। किरण जी, हिंदुस्तान कॉपर सर बढ़िया मोमेंटम में 125 का लेवल, बताएं सर क्या करना है इसमें। और इंटरनेशनली भी कॉपर प्राइसेस एक बार फिर से ऊपर जा रहे हैं। दीप, चार्ट एकदम सही चल रहा है। मैंने इस महीने का कॉल दिया था, जल्दबाजी नहीं होगी। अभी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 121.50 पे रहेगा, जहां पे उनको नुकसान नहीं होगा किसी को। और मेरे जो टारगेट्स है 135, 140 के, वो आपको आते हुए नजर आ जाने चाहिए। इतने बड़े मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम 125 के कॉल ऑप्शन में लगभग 55 लाख शेयर्स है, तो थोड़ा सा अगर वक्त इधर निकलता है और उसके बाद 125 की लेवल लांग देता है, तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कपल्ड बाय फ्रेश बाइंग, मेरा मानना है कि बहुत अच्छी मूव आपको आते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हिंदुस्तान कॉपर ये है आपके लिए राय इस स्टॉक पर। मेटल स्टॉक्स अभी भी जबरदस्त मजबूती के साथ है। थोड़ी देर में हम आपको ग्रेटर नोएडा घुमाने लेकर जाएंगे और ऑटो एक्सपो में बढ़िया बढ़िया चमचमाती हुई कारें दिखाएंगे। मार्केट में देखने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं, वहाँ पर बहुत अच्छा है। तो थोड़ी देर में चलेंगे, उससे पहले बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी, क्या बेचना है? सही है अनिल जी, बिल्कुल एकदम जी, बेचने का ही कॉल है। और ऑटो सेक्टर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऑटो सेक्टर का जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 150 रुपए, 150 रुपीज। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के अंदर सेलिंग प्रेशर है, ऊपर में रेजिस्टेंस फेस हुआ है, 153 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अशोक लेलैंड कल का लो ब्रेक कर चुका है और अभी डेज लो के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स में अगर यहाँ से थोड़ी भी और गिरावट आई तो अशोक लेलैंड के अंदर एक बढ़िया और एक अच्छा फॉल यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, जिसमें 2-3 दिन के अंदर जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं। 146 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 144 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। अशोक लेलैंड में यहाँ से 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करें, 153 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। जब तक ये 153 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा नहीं, जब तक इसके अंदर तेजी आएगी नहीं। और नीचे के अंदर 146 रुपए से लेके 144 रुपए तक के लेवल अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ये है स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई, बहुत ही बढ़िया। और इस बीच एलएमई पर कॉपर का दाम $9,000 के पार निकलकर ओ हो भयंकर तेजी में आता हुआ दिख रहा है। कितने सालों के उच्चतम स्तर पर? 7 साल नहीं, 12 जून के बाद के ऊपर 6 महीने, 6 महीने के साल भर के ऊपरी स्तर 6 महीने के ऊपरी स्तरों पर पहुंचता हुआ एलएमई पर कॉपर का दाम। इसी के दम पर हिंदुस्तान कॉपर में बड़ी तेजी भी बनती हुई दिख रही है। आइए चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर ऑटो एक्सपो 2023 चल रहा है। 3 साल के अंतराल के बाद
ये ऑटो एक्सपो हुआ है, इसको लेकर उत्साह बहुत है। ढेर सारी गाड़ियाँ, नई नई गाड़ियाँ होने जा रही है आपके सामने प्रस्तुत। आज कुल मिलाकर 16 गाड़ियाँ आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर गहरी पकड़ रखने वाली स्वाति खंडेलवाल ऑन लोकेशन मौजूद है। सारी गाड़ियों के ये जो नए नए संस्करण आपके सामने आ रहे हैं वो अच्छे से उन्हें नज़दीकी से देख रही हैं, समझ रही हैं, उनकी खूबियाँ और उनकी खामियाँ जान रही है और आपको बताने के लिए तैयार है। तो बताएं स्वाति, क्या एक्शन हुआ है अब तक ऑटो एक्सपो में? 6 घंटे हो गए हैं और 6 घंटे में वाकई बहुत ही बिजी रहा ये पीरियड, क्योंकि हर 15 मिनट में कोई ना कोई गाड़ी यहाँ पर लॉन्च हो रही है, अनवील हो रही है और हर कंपनी अपना अपना फ्यूचर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जैसा आपने कहा कि एक्साइटमेंट भरपूर है, 3 साल के बाद ये हो रहा है। तो जिन जिन कंपनीज यहाँ पार्टिसिपेट किया उनकी तरफ से ज़्यादातर फोकस 2 चीज़ों पर है। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरा SUV स्पेस। यही 2 एरियाज़ हैं जो गार्नर करने की अब कोशिश की जा रही है। मारुति की तो हमने बात की सुबह, EVX ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2025 में कंपनी लॉन्च करेगी, लेकिन खास बात ये है कि इसकी ये पहली बार उन्होंने ग्लोबली यहाँ अनवील की है भारत में, और अब उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैक टू बैक आप देखेंगे आते हुए, और SUVs में स्पेशली उनकी एंट्री बहुत ज़ोरदार होगी। इस पर आगे कंपनीज और उन्होंने क्या किया है ये मैं बता दूं। MG मोटर ने, हम उस वक्त बात कर रहे थे, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MG हेक्टर की बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर उन्होंने लॉन्च की है। 15 लाख केवल ये प्राइस पे आपको एक बड़ी SUV मिल रही है, द ऑल न्यू MG हेक्टर, जो कि कंपनी ने लॉन्च कर दी है। इसके अलावा 14 प्रोडक्ट्स जो कि ग्लोबली उनकी तरफ उनके पास ऑलरेडी हैं, उनको यहाँ डिस्प्ले किया। उनमें से 3-4 प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, कंपनी ने हमें कंफर्म किया है। हमने उनसे बातचीत भी की। Hyundai की तरफ से आयोनिक 5 अगेन वेरी सक्सेसफुल ग्लोबल मॉडल है Hyundai का, और वो अब भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है 45 लाख में। ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, लेकिन वहाँ पर भी कंपनी ने कहा है कि पहले 500 लोगों को ही ये प्राइस मिलेगा, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस के बाद शायद प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ये दमखम रखती है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, लिथियम आयन बैटरी इसमें मिली है 72.9 किलोवाट की, विच इज़ प्रिटी डिसेंट, वेरी स्टेबल, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की यहाँ पर रेंज आपको एक सिंगल चार्ज में देती है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट विद वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी Hyundai की तरफ से आ गई है। किया ने भी यहाँ 2 बड़े इंटरेस्टिंग मॉडल्स दिखाए हैं। एक तो EV9 कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, ग्लोबली बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, इंडिया में कब आएगा ये देखने की बात थी, तो उसको दिखाया है। साथ ही न्यू कार्निवल उनकी जो बड़ी गाड़ी है, उसी का जो न्यू जनरेशन है KA4 के नाम से, उसको भी यहाँ दिखाया गया है। लेक्सस ने अपनी ऑल न्यू RX लॉन्च कर दी है और साथ ही अपनी कंप्लीट इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ दिखाई है। तो सभी कंपनीज का आगे फोकस फुली इलेक्ट्रिक की तरफ ही होने जा रहा है और उसका फ्यूचर और स्नीक पीक हम यहाँ देख रहे हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो मैंने आपको कुछ ही बातें बताई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी जो अभी तक लॉन्चेस हुई हैं, बट हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे दूसरे स्पेस में भी, 2 व्हीलर्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में। हालांकि उनका नंबर यहाँ पर कम है, पर उनकी तरफ से भी कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जी। अभी तक आपको इनमें से कौन सी गाड़ी बेहतर लगी, या आप अगर एक गाड़ी खरीदना ये चाहेंगे वाली गिफ्ट कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे? यही वाली जो स्क्रीन पे चल रही है, मैं यही बोल रहा, आप नहीं पूछती तो भी मैं यही पूछने वाला था। ये लेक्सस जो चल रही है ये चलेगी मुझे। हाँ, बिल्कुल ये ठीक है। इसके मतलब दरवाजे भी ऊपर एकदम हवा में उठ रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें वो स्टार वॉर्स होते थे ना, उससे जिस तरह के ब्यूटीफुल कार, यही सबसे बढ़िया यही है ना अभी तक। सर बहुत सुंदर गाड़ी है, प्रैक्टिकलिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट और प्राइस भी बहुत ज्यादा होगा। तो नहीं, आप अपने हिसाब से करेंगे कि कोई मिनिएचर भी तो होगा। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी गाड़ी आप पसंद करेंगे? और आप एक्सपो आने वाले हैं कि नहीं सर? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। देखो, दिल्ली की सर्दी में आपका वहाँ रहना ठीक है, मतलब, लेकिन जब आप इतना अच्छा कवरेज कर रही है वहाँ पर, तो मुझे आने की जरूरत क्या है, और हम यहीं से आनंद ले रहे हैं। लेकिन वाकई में गाड़ियां देखकर जरूर मन हो रहा है कि दीप अगले साल अपने भी प्लान बनाते हैं, अगले साल अपन एक काम करेंगे, स्वाति से करवाएंगे यहाँ सुबह शाम का शो, और हम दोनों वहाँ से करेंगे। कैसा आइडिया, कैसा आएगा? और कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, सबको बुला लेंगे वहीं पे, वहीं पे, या मॉर्निंग में शो वहीं से करेंगे ऑटो एक्सपो से, और बीच में जो 11 से 2 का समय है पूरा देखेंगे। हाँ, बैठ के आएंगे, देखेंगे, है ना वही। अरे ये लेक्सस देख के तो मेरा मन हो गया यार, मतलब गल विंग्स है क्या, मतलब विंग्स वाली गजब की, बहुत ही खतरनाक कार है, मतलब, और ऐसा लग भी नहीं रहा कि कार है, मतलब ऐसा ही लगता है कुछ मतलब जो स्पेस वगैरह में जाने के लिए कोई बनाया हो ऐसा व्हीकल है।
तो स्वाति गजब गजब के लॉन्चेस हो रहे हैं। अच्छा बाय द वे ये बताइए, ये सिर्फ ऑटो एक्सपो में होता है कि बाद में एक्चुअल में भी ऐसी गाड़ियां आती है? नहीं, बिल्कुल ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल है जो आप अभी देख रहे हैं। अच्छा, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये गाड़ी रेडी है जो कि एक्चुअली ऑन रोड चलने के लिए तैयार है। ये ऑन रोड कार है सर, LF30। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया वाकई में, मतलब एंड ये फुल इलेक्ट्रिक है सर, ये फुली इलेक्ट्रिक कार है। ओके, अच्छा ऐसा भी नहीं कि ये पेट्रोल डीजल वाली इलेक्ट्रिक कार से। अमेजिंग। तो मतलब इस बार की ऑटो एक्सपो में पूरा फोकस इलेक्ट्रिक कार्स पर है। तो ये तो शाम तक लॉन्चेस और होंगे अभी? जी सर, 5 बजे तक यहाँ पर प्रोग्राम है और कल भी काफ़ी लॉन्चेस हैं। तो 2 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बाद फिर विजिटर्स के लिए खोल दिया जाएगा। ओके, वंडरफुल। विजिटर्स के लिए खुले, जब खुले तब खुले। आपके लिए अभी से स्वाति पूरी डिटेल्स लेकर, पूरी गाड़ियों की बारीकियां लेकर आपके लिए तैयार हैं। तो ज़रूर ऑटो एक्सपो के पूरे कवरेज के लिए रहना है आपको सिर्फ और सिर्फ स्वाति और जी बिजनेस के साथ। तो धन्यवाद स्वाति, बहुत ही बेहतरीन अपडेट्स और हमारा दिल दुखाने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ दिखाकर कि हमें मतलब बैठना तो नहीं चाहते यहाँ पर। हाँ, दिल तो हमारा ऐसा कर रहा है दिल्ली में, नोएडा में होना चाहिए। चलिए, तो ये है ऑटो एक्सपो में दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज ऑटो सेक्टर पर एक्शन थोड़ा सा कमजोरी की तरफ ज़्यादा आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दबाव ज़रूर आपको दिखेंगे। आइए जरा विशेष टिप्पणी बंसल जी की भी आ रही है। बंसल जी बताएं सर। अरे अनिल जी, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ अनिल जी, आप आ जाएं दिल्ली। देखिए अब स्वाति जी को अनिल जी कितनी बार हम लोगों ने स्विट्जरलैंड से जुड़ते हुए देखा है, कभी इतनी मोटी जैकेट उन्होंने स्विट्जरलैंड में नहीं पहनी। तो दिल्ली की सर्दी का अनिल जी आनंद लें, और आप तो अनिल जी दिल्ली से भी शो कर ही लेंगे, आपको दिक्कत थोड़ी ना है कोई। तो अनिल जी वेलकम टू दिल्ली अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बनाते प्लान। इस बार के लिए थोड़े लेट हो गए, स्वाति कह रही कल तो खत्म हो जाएगा मीडिया के लिए। बंसल जी अगली बार पक्का है, और शो भी वहीं से ऑटो एक्सपो से करेंगे हम सब लोग मिलके। बिल्कुल, कुछ न कुछ ऐसा प्लान करेंगे जरूर। चलिए, फिलहाल बाजार की प्लानिंग कुछ ठंडी सी नजर आ रही है। पूरे 1 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, परसेंटेज नहीं है, 1 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स पूरा ऊपर है। आपको नजर, ये देखो। अच्छा, ये भी नहीं रहा, हे भगवान, मुझे इतना गलत साबित करने में तुला हुआ है। अभी 1 पॉइंट ऊपर देखा था दीप, अब 1 पॉइंट नीचे आ गया। तो बड़े भारी भरकम मूवमेंट होते दिख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में। 1 पॉइंट ऊपर से 1 पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ता हुआ तेजी से। मतलब ये इंतजार कर रहे हैं कल के डेटा के बाद ही, इन्फ्लेशन डेटा के बाद ही मूड बनाएंगे। तब क्या तक क्या हो रहा है, करना ही नहीं है कुछ। आइए इस बीच थोड़ी देर में सेठी साहब भी जुड़ेंगे। जुड़ गए सेठी साहब? बिल्कुल जुड़ गए। तो सेठी साहब जुड़ गए तो स्वागत कर ही लिया जाए, फिर क्या दिक्कत है। सर अब 8 सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या इरादा है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करनी है। अरे वाह, बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रीव्स कॉटन, जो अभी 139 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी के नाम से तो ऐसे लगता है जैसे कोई टेक्सटाइल कंपनी होगी, बट ये ऑटो इंजिन बनाने वाली कंपनी है, जो मेनली ऑटो इंजिन तो बनाती है, इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट्स, फिर पावर सेक्टर के लिए, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए भी इंजिन्स बनाती है, डीजल जेनसेट्स भी बनाती है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पियाजियो, इन सबको कैटर करती है। और कंपनी का जो आगे ट्रिगर है वो है इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो फोरे है, बहुत ही एक सीरियस प्लेयर है। इन्होंने एम्पियर व्हीकल्स नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था कुछ क्वार्टर्स पहले या कुछ साल पहले, और अब ये जो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए जो कार्गो 3 व्हीलर्स होते हैं उनमें एक लीडिंग कंपनी है। और अनिल जी, आज ये स्टॉक रडार पे आने के पीछे कारण भी है। अभी थोड़ी देर पहले स्वाति ऑटो एक्सपो का जिक्र कर रही थी जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, वो वापस जब जुड़ेंगी तो आप उनसे पूछिएगा। ये जो कंपनी है ग्रीव्स कॉटन, ये भी 6 नए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च कर रही है इसी ऑटो एक्सपो में, और जिसमें इनका जो एम्पियर प्राइमस नाम का एक मॉडल है वो तो एक गेम चेंजर होने जा रहा है। फिर इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के भी कारोबार में है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजिन्स को रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो उस कारोबार में भी उतर रही है, तो वहां से भी एक बड़ा ट्रिगर है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर क्वार्टर बहुत अच्छा था, 699 करोड़ का रेवेन्यू था, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 373 करोड़ का रेवेन्यू था, मतलब 87% की ग्रोथ दर्ज करी। पैट आया 33 करोड़ का, जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 23 करोड़ का नुकसान था। FIS DIS भी अच्छा खासा, इसमें 12% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें L&T है, न्यू इंडिया एश्योरेंस है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 155 का टारगेट है और 130 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 155 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस। सेठी साहब, मतलब
आप कुछ भी बोलो, आप लड़के कमाल के हैं। मतलब हम सोचे थे कि सेठी साहब कैसे चुप हो ग्रीव्स कॉटन के बारे में, और उसके बाद हम हमारी जानकारी इसके ऊपर डाल दें थोड़ी जो हमारे पास है कि भाई 6 व्हीकल्स इन्होंने लॉन्च किए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में। लेकिन सेठी साहब को सारी जानकारी पूरा एकदम कंप्लीट रिसर्च के साथ, उसके अलावा पता है मॉडल का नाम भी करेक्ट, एम्पियर प्राइम, मानना पड़ेगा। पूरी तैयारी मेहनत करते हैं सेठी साहब और पूरी रिसर्च के साथ आते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब रिसर्च खाली वो पुरानी किताबें पढ़ के आ गए, बैलेंस शीट आज क्या हुआ वो भी पूरा पता है। एग्जैक्टली, सेठी साहब मान गए, गजब, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच अनिल जी। हाँ, हमारे मतलब हम तैयार बैठे थे। हाँ, मतलब एंकर्स के लिए कुछ छोड़ा नहीं है सर आपने, ये अच्छी बात भी नहीं है वैसे। बताइए सर दूसरा स्टॉक। थैंक यू अनिल जी, सॉरी मैंने स्पॉइल कर दिया आपका। नहीं, ऐसा नहीं है, आप वो कर भी नहीं सकते। वो तो हम खुद ही हो रहे हैं। जी सर बताए। मुझे लगा आने वाले जो उनके जो क्लिपिंग्स आएगी साथी जी की, उसमें ये भी रहेंगे। राइट, हम कोशिश कर भी रहे। ये देखिए, एक मिनट, आ गई आपके सामने टीवी है। हाँ है ना अनिल जी, सामने है। आप में हम में इतना ही फर्क रहा, आप तस्वीरें नहीं दिखा पाए, हमने दिखा दी बस। देखिए बिल्कुल, ये मतलब ये आ रहे हैं जो ये 3 व्हीलर्स जो लॉन्च किए हैं, ये ग्रीव्स कॉटन की तरफ से आ रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आ रही हैं, 6 मॉडल आज टोटल इन्होंने लॉन्च किए इलेक्ट्रिक व्हीलर। आप देख सकते हैं एक छोटा सा वो चार्जिंग स्टेशन भी है, वहाँ से वायर निकला हुआ है, वो चार्ज हो रहा है। तो ये है कुछ प्रोडक्ट जो ग्रीव्स कॉटन की तरफ से आ रहे हैं। और सेठी साहब की पसंद का शेयर मैं, लेकिन मानना पड़ेगा सेठी साहब एकदम कंप्लीट अपडेटेड नॉलेज के साथ। बताएं सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजीज, जो अभी 174 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये भी कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है जो मेनली एंटीवायरस के लिए जानी जाती है। ये जो आजकल साइबर सिक्योरिटी का बड़ा थ्रेट है, तो इसको कैटर करने वाली कंपनी है, जो कि भारत में जो रिटेल साइबर सिक्योरिटी मार्केट का 34% इनके पास मार्केट शेयर है। फिर मोबाइल की सिक्योरिटी में भी एक कंपनी है, और उसके अलावा एक जबरदस्त पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इन 22 सिटीज। और इंटरनेशनली भी काफी अच्छा प्रेजेंस है। देव ऑफिसेज इन 47 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। बाकी सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 22 करोड़ का पैट था, जो जून तिमाही में सिर्फ 0 करोड़, मतलब प्रॉफिट ही नहीं था, उसके सामने 22 करोड़ का सितंबर तिमाही में पैट आया। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई 32% है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 14-15%, एक जीरो डेट कंपनी, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 2.57% की डिविडेंड यील्ड है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस तरह के बाकी स्टॉक्स अराउंड 29-30 के मल्टीपल्स पे है। और आज खबरें आ रही कि सरकार हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर को एनकरेज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कुछ बजट में भी अनाउंस कर सकती है, पीएलआई स्कीम ला सकती है। तो उसका एक बड़ा फायदा इस जैसी कंपनी को भी होना चाहिए। और जैसे वैसे भी सरकार का डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस रहता है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी क्विक हील जैसी कंपनी होगी। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 190 का, स्टॉप लॉस रखना है 165। ओके, तो 2 कॉल्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से, ग्रीव्स कॉटन और क्विक हील। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं एक्शंस पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर डाउ फ्यूचर्स पूरे 12 पॉइंट ऊपर अब आपको आते हुए दिख चुके हैं, तो थोड़ा एक्शन बना है, बिल्कुल ही एक रेंज में अटके हुए। बट नैस्डैक फ्यूचर्स पर रखिए नजर, मामूली गिरावट दिखा रहे हैं। तो बेसिकली अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ करने के मूड में नहीं है। यूरोप में तेजी है, 0.5% ऊपर, कच्चा तेल $80 पर है। रुपया लगातार तीसरे दिन अच्छी मजबूती दिखा रहा है अनिल जी, आज 22 पैसे रुपया भी मजबूत है, वहां पर भी स्ट्रेंथ दिख रही है। और एक बार कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल दीजिए सर, क्योंकि यहां पर आज बहुत ज्यादा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल नीचे से रिकवर हो रहा है, अभी अभी सिल्वर 69,000 के ऊपर आपको जाती हुई दिखी है। गोल्ड के प्राइसेस में भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, 1/4% ऊपर है। और बेस मेटल्स की तो हम बात ही कर रहे थे, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सभी में बड़ी खरीदारी हो रही है। तो थोड़ा कमोडिटी स्पेस में वापस आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर भी एक बार रखनी है। जी वही है ना, कोई दबाएगा तो कोई रोकेगा। अब मतलब रोज है ना पिटने वाली ये मेटल आईटी आज थोड़ा साथ देने के तैयार हो गए, क्योंकि आपको पता है कि बाकी सपोर्ट ज़्यादा आ नहीं रहा, बैंक थोड़ा सा बेहतर हो गए। रिलायंस अगर आपका ठंडा है 1% नीचे, तो कहीं से तो सपोर्ट आना है। तो ये है ना, वो चलता रहेगा। सेक्टर अरेंजमेंट, इंडेक्स मैनेजमेंट, जो आपका नाम आपको अच्छा लगे वो दीजिए। सिंपल सी चीज़ है, अपने तो फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं। 17,800 के आसपास लेने हैं,
18,000 के ऊपर निकलने के बाद सोचेंगे 18,100 के जितना नज़दीक बेच पाए बढ़िया। तो लेकिन अब आज बचे हुए समय के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं डेटा के हिसाब से आपको बता दूँ। यस सर। 17,900 एकमात्र लेवल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 17,900 के पुट पर हैं 1 करोड़ शेयर, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स पर है 92 लाख शेयर, ज़्यादा फर्क है नहीं, यानी कि 1 करोड़ और 92 लाख शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट। और 3 बजे तक आपको 17,900 को होल्ड करना ज़रूरी है। होल्ड करके टिके रहे तो 17,950 17,975 तक का एक अटेम्प्ट होगा, वहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। 18,000 के ऊपर क्लोजिंग होने की संभावना कम दिखती है। मना तो मैं नहीं करता, कम दिखती है। मना क्यों नहीं करता है? क्योंकि अब ये जब जैसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हुई है अभी, अर्ली मॉर्निंग, अमेरिका में भी तो अर्ली मॉर्निंग वाले लोग होते होंगे जो जल्दी उठते होंगे, सारे थोड़ी लेट उठने वाले होते होंगे, जल्दी भी उठते। 4 बज रहे हैं। हाँ 4 बजे, तो जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हैं उन्होंने डाउ फ्यूचर को थोड़ा 30-35 पॉइंट ऊपर किया है। सो अगर पता चला कि हमारे 3 सवा 3 बजे तक डाउ फ्यूचर 100 सवा 100 150 हो गए तो हमारी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। फिलहाल 17,800 18,000 ये रेंज है। 3 बजे तक 18,000 के ऊपर निकल कर टिके तो 18,025 18,100 तक जा सकते हैं। नीचे में वही है, 17,900 के नीचे आए तो 17,825 17,800 तक आ सकते हैं। तो बेसिकली वही है, 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर, देखते हैं क्या होता है। डाउ फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। अब आइए बैंक निफ्टी। आप हैं 42,200 पर। ये डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है। 41,800 से 42,000 ये 200 पॉइंट की रेंज है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पुट के हिसाब से, और 42,000 के पुट पर 56 लाख शेयर। तो इस बात की संभावना पूरी है कि आप 42,000 के नीचे बंद नहीं होंगे। ऊपर 42,500 के ऊपर बंद होने की संभावना भी नहीं के बराबर है। इसके बीच में 42,200 42,300 आपके थोड़ी रुकावट की रेंज है, जहां पर आप लगभग पहुंच रहे हैं। आखिरी 1 घंटे में अगर आखिरी आधा घंटे में अगर 3 बजे के पहले आप 42,300 के ऊपर निकल कर टिक गए तो शॉर्ट कवरिंग 150-200 पॉइंट की हो सकती है, नहीं तो 42,200 42,300 यहीं अटक जाएंगे। नीचे में 41,800 42,000 आएंगे तो यहाँ पर खरीदारी हो जाएगी। बंद 42,000 के नीचे होने की संभावना कम है। तो कोई बहुत बड़ा एक्शन होता नहीं दिख रहा है। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा आप ऊपर आ सकते हैं, बस उतना ही है। थोड़ा थोड़ा अभी बात करते करते बैंक निफ्टी में दिख भी रहा है, आ भी रहा है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी खुद का कुछ नहीं है, ये आ रहा कुछ नहीं है। पूरे 42 गुना बढ़ा है डाउ फ्यूचर। हाँ, अभी 1 पॉइंट ऊपर था, 42 पॉइंट ऊपर हुआ। हाँ, तो 42 गुना ऐसे ही गिना जाता है। हाँ, इस वजह से बढ़ा है, 45 गुना हो गया। देखो, तो कहने का मतलब ये है थोड़ी थोड़ी जान लौटती दिख रही है डाउ फ्यूचर में, उसकी वजह से थोड़ा ऊपर आना है। बस 17,900 मेक और ब्रेक लेवल, 17,800 18,000 ये रेंज है। 41,800 42,000 सपोर्ट है, 42,300 42,500 रुकावट है। बस ये रेंज को आराम से ठीक और कुछ मत करो। ठीक है। बाय द वे सर, आज आपकी जो स्टॉक रिकमेंडेशंस हैं वो तो शानदार रही हैं। एक तो भारतीय एयरटेल देख लीजिए, कमज़ोर है, बड़ा ब्रेकडाउन आया है, अब थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बट टाटा कम्युनिकेशंस पर एक्शन देखिए, अभी वहाँ पर फ्रेश खरीदारी आ रही है। 1400 का लेवल टाटा कॉम ने अभी कक्रॉस करा है, चलेगा, ये वापस मोमेंटम में आ रहा है। ये तो चलेगा। 1600 का हमारा पहला टारगेट है दीप जी, राइट। यस, और इसलिए हमने कहा कि ये स्टॉक, और अभी उसके बाद शायद सीएलएससी की रिपोर्ट आई थी 1640 के टारगेट के साथ में। अच्छा स्टॉक है, अब ठीक है। कभी साल की शुरुआत में 1288 में रेकमेंड किया था, तो वहां से देख लीजिए 125 रुपए की मूव आ चुकी है। चलिए, अच्छा है, बढ़िया। तो रेकमेंडेड लेवल से 10% दौड़ चुका है। नहीं ठीक है, ये तो खैर मैं 5-10%, खैर ये तो 10% 25 वाला स्टॉक भी है। हाँ, ये तो 10-10% घटे तब लेना है, करेक्ट। हाँ, इसको तो वैसा सोचना 2-3-5 साल के लिए लेना है, 10-10% घटे तब लेना है। खराब टाइम में लेना, अच्छे टाइम में तो लेना ही नहीं। ये कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिनको अच्छे टाइम में कभी नहीं लेना, करेक्ट, खराब टाइम में ही लेना, क्योंकि ये तभी तो सस्ते मिलेंगे। करेक्ट सर, ऐसा। पर अच्छी मूव आ रही है। इनफैक्ट आप ऐसे देखो तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स भी ठीक ही कर रहा है। टाटा मोटर्स भी ठीक कर रहा है। टाटा मोटर्स 420 के आसपास आ गया, तो ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया मूव आई है। एक बार चार्ट पर एक बार राय भी ले लें, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन अच्छे मूव दिखा रहा है। 10% की रैली इस साल दिखा चुका है। सचिन जी, अगला लेवल 1400 के पार अब टाटा कम्युनिकेशंस। दीपांशु, यहाँ पर 1400 का एक अहम लेवल था, वो उसने पार किया है। तो मेजर आई थिंक नेक्स्ट हर्डल लगभग 1480-85 के आसपास ही है। सो इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो मुझे लग रहा है 1390 के स्टॉप लॉस के साथ उसे मेंटेन किया जा सकता है, एंड लगभग अराउंड 1480-85 के जोन में एक बार रिव्यू करने की सलाह होगी। ये है आपके लिए राय टाटा कम्युनिकेशन पे। और टाटा कम्युनिकेशन पे अभी मुझे मोदी जी ने भी मैसेज भेजा। मोदी जी ने बोला कि मेरी पिक भी थी और उनसे दोनों टारगेट हासिल हुए। अब अगला टारगेट जो है उनका 1500 रुपये का है,
स्टैंप लगा दिया जाए मुदित जी के लिए, बधाइयाँ स्वीकार करें मुदित जी। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल है, कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से डिमांड है, बजाया जाए। बताएं सर। अनिल जी स्पेशल पिक वाला स्टॉक है हमारा एनएमडीसी। इसमें देखें तो अनिल जी नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट अप्रैल 2022 के हाइस के ऊपर हो रहा है। अप्रैल 2022 में मेटल इंडेक्स ने हाइस पे था, वहां से क्रैक देखने को मिला था। तो एनएमडीसी डिसाइसिवली उन लेवल्स को तोड़ रहा है और एकदम री रेटिंग का कैंडिडेट है। इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूएस मार्केट अच्छी तेजी दिखाने का दमखम रखता है और इसी सीरीज के अंदर 140 प्लस के लेवल्स कंफर्टेबली जाने का पोटेंशियल है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट एनएमडीसी के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 2021 में भी ये स्टॉक इन लेवल्स के आसपास यानी कि 126-27 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद 2022 में भी इसने एफर्ट किया और इस बार हम देख रहे हैं कि 125 के लेवल्स को बहुत डिसाइसिवली पार करके अब 129 पर ट्रेड कर रहा है। तो हमारी यहाँ पर पुरजोर खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर 126 रुपये का, 126 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें एनएमडीसी में। टारगेट अग्रेसिव बड़े हैं। पहला टारगेट 134 रुपये का 134, इवेंचुअल टारगेट 136 हाफ का है, जिसके लिए एनएमडीसी में हमारी खरीदारी की राय है। और अनिल जी अभी आपने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी कही। अनिल जी आपने कहा कि सेठी साहब आप लड़के बड़े अच्छे हैं। मुझे अनिल जी यहाँ सुनाई दिया कि आप लड़ते बड़ा अच्छा है। मुझे अनिल जी मैं सोच रहा था कि सेठी साहब तो इतने हंसमुख व्यक्ति है, लड़ते तो है ही नहीं। हाँ, बाद में अनिल जी समझ आया कि आप कह रहे थे कि लड़के अच्छे हैं। नहीं लड़के ही बोला जाएगा सर। सेठी साहब में ऐसा कोई गुण ही नहीं है, मतलब ऐसा लुक फील अपीयरेंस में कोई देख के कह नहीं सकते कि बुजुर्ग हो। अब आप ये मत कहना कि मेरे को तो कोई बुराई दिखती नहीं कभी भी, कुछ भी सब अच्छा ही दिखती है। लेकिन देखिए सेठी साहब एवरग्रीन है। ऐसे थोड़ी नाम सदाबहार है उनका, सदाबहार है पर्सनालिटी। बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एनएमडीसी ये है राय स्पेशल पिक के तौर पर कुणाल जी राकेश जी की तरफ। बिल्कुल, तो उस पर भी रखनी नजर आई। किरण जी के लिए भी एक बिगुल, किरण का कमाल। बताएं सर किरण जी। दीप, एक ही सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, वो है मेटल इंडेक्स। और अभी मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ हिंडाल्को पे। ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, 500 का कॉल ऑप्शन अभी 8 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही पे लेने की सलाह है। 2 रुपए नीचे 6 रुपए 50 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 12 रुपए, दूसरा टारगेट 16 रुपए। ये 2 से 3 दिन का ट्रेड रहेगा। और 16 के टारगेट के लिए खरीदारी करें हिंडाल्को। पिछले कुछ दिनों से बढ़िया मोमेंटम है और आज एक बड़ा ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख रहा है। एक हफ्ते की चार्ट देखेंगे तो हिंडाल्को में भी जबरदस्त मूव आपको आती हुई दिखी है। 500 का कॉल अब खरीदने की राय किरण जी की तरफ से। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, लेते हैं उनका कॉल। सुपर सेट बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, जो समझ रहे हैं कि बाजार बहुत बोर कर रहा है, कुछ करने को है नहीं, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट वाला साधन भी आया है और वो है पठान फिल्म। जो यशराज फिल्म की है पठान, वो 25 तारीख को रिलीज हो रही है और इसका फायदा मिलेगा पीवीआर को। पीवीआर पे खरीदारी की राय है। टारगेट है 1770 का, शॉर्ट टर्म 1770। पीवीआर पे खरीदारी की राय है और लॉन्ग टर्म टारगेट तो 2200 रुपए का है। 800 से ज्यादा स्क्रीन। सेकेंड हाफ जो है ये दिसंबर क्वार्टर और जो मार्च का क्वार्टर है ये दमदार जाएगा पीवीआर के लिए। तो पठान के पिक्चर से तो बहुत फायदा मिलेगा ही। अवतार जो आया उससे भी 450 करोड़ का इंडिया में कलेक्शन हुआ, हाईएस्ट हॉलीवुड कलेक्शन देखा गया। एवरेज टिकटिंग भी 240 के मुकाबले 202 के मुकाबले 240 और एवरेज स्पेंड पर हेड भी बढ़ा है, 132 रुपए आए हैं 100 रुपए से। तो फूड एंड बेवरेजेस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। पीवीआर पठान से मुझे लगता है काफी अच्छा ट्रैक्शन बिल्ड हो सकता है 1770 के टारगेट के लिए। ओके, तो 1770 का टारगेट पीवीआर, इस पर करनी है आपको खरीदारी। ये काउंटर भी एक्शन में आ सकता है। थोड़ा सुस्त बना हुआ था बट अब फिर से कुछ मेगा रिलीजेस तैयार हो रही हैं और पीवीआर आपके रेडार पर रहना चाहिए। रेडार पर है कुछ और मार्केट से जुड़े डेवलपमेंट्स भी हम देख रहे हैं कि दिसंबर में स्मॉल कैप्स और मिड कैप फंड्स में ज़बरदस्त इनफ्लो देखने को मिला और ये हम हाईलाइट भी कर रहे हैं कि किस तरह से ब्रॉडर मार्केट में आपको एक्शन दिख रहा है। और वहीं पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में भी
उस स्पेस में बड़ा एक्शन दिखा है। तो आइए थोड़ा फंड फ्लो डेटा समझते हैं, कैसी रही म्यूचुअल फंड्स की चाल और स्पेशली ये ब्रॉडर मार्केट फंड्स में कैसा एक्शन रहा है। अरमान बताइए। देखिए बिल्कुल, एक तो ओवरव्यू ये है कि देखिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ओवरऑल जितना इन्फ्लो आता हुआ दिखा है वो लगभग 7,300 करोड़ का जो है आपको नेट इन्फ्लो आता हुआ दिखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है कि अगर आप दिसंबर महीने का सिर्फ स्पेसिफिकली नेट इन्फ्लो देखेंगे तो आपको स्मॉल कैप फंड में और मिड कैप फंड में काफ़ी ज़्यादा जो है नेट इन्फ्लो आता हुआ दिखा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है क्योंकि अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे अभी आपके आस टेबल भी आ जाएगी आपके सामने, स्मॉल कैप में नेट इन्फ्लो लगभग 2,240 करोड़ के आसपास का आता हुआ दिखा है, मिड कैप में 1962 करोड़ के आसपास का नेट इन्फ्लो आता हुआ दिखा है, वही लार्ज कैप और मिड कैप में लगभग 1190 करोड़ का। मतलब कहने का मतलब ये है कि लार्ज कैप में तो नेट इन्फ्लो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है, वहीं लार्ज कैप और मिड कैप में वहां पर नेट इन्फ्लो अगर आप देखेंगे तो वो लार्ज कैप से ज्यादा है, पर मिड कैप और स्मॉल कैप ने कंपैरेटिवली लगातार जो है इस दिसंबर महीने की बात करें तो आउट परफॉर्म किया है। और इंटरेस्टिंग डेटा इसके लिए ये भी है कि अगर आप दिसंबर 2022 का जो अभी स्मॉल कैप का जो नेट इन्फ्लो आता हुआ दिखा है वो हमने लगातार 2020 से हर एक महीने से अगर आप कैलकुलेट ट्रैक करते रहेंगे उसके बाद से भी 2000 करोड़ का नेट इन्फ्लो ये पहली बार आता हुआ दिखा है, जहां पे दिसंबर महीने में सिर्फ स्मॉल कैप में आता हुआ दिखा है। वहीं मिड कैप की अगर आप बात की जाए, मिड कैप फंड की बात की जाए तो वहां पर भी ये दूसरा सबसे हाईएस्ट नेट इन्फ्लो जो है आपको मार्च 2022 के बाद है जो नेट इन्फ्लो आता हुआ दिखेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह भी है कि अब स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर फंड आया है तो लगातार नेगेटिव आउटफ्लो कहां पर आता हुआ दिखा है। आप लार्ज कैप फंड्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको लगातार नेगेटिव आउटफ्लो आता हुआ दिखा है। अभी नवंबर 2022 में अगर आप बात करेंगे तो लार्ज कैप फंड्स में लगभग 1000 करोड़ का नेट इन्फ्लो नेगेटिव था। वहीं अभी दिसंबर की अगर आप बात करेंगे वहां पे 26 करोड़ का नेट इन्फ्लो नेगेटिव था, जो कि फरवरी और जनवरी जो 2021 है उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 2 महीने में नेट इन्फ्लो जो है नेगेटिव लार्ज फंड में आता हुआ दिखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ओवरऑल दिसंबर महीने में जब गिरावट अच्छी खासी गहराई आई तो फंड जो ज्यादा आया वो है स्मॉल फंड में और मिड कैप फंड में। स्मॉल और मिड कैप से आप कह रहे हैं फंड ज्यादा है। बिल्कुल। और एक साल बाद हाईएस्ट इन्फ्लो आया तो दिखा है क्या? एक मतलब हमने 2020 से ट्रैक करा, उसके बाद से सबसे हाईएस्ट ट्रैक आता हुआ दिखा है 3 साल में सबसे ज्यादा। 3 साल में, और उसके पहले भी हम ट्रैक कर नहीं पाए क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा था, तो उस समय तक तो अभी तक का हाईएस्ट इन्फ्लो आता हुआ दिखा है स्मॉल कैप में और मिड कैप में। जो ब्रॉडर मार्केट की थीम की हम बात कर रहे थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है सर फंड डेटा में भी। फंड डेटा में भी वही एक्शन आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे और अब मुलाकात की जाए वसीम साहब से। वसीम साहब स्वागत है आपका, बताएं सर आपकी तरफ से अपडेट्स। हाँ तो अनिल जी देखिए 2-3 दिन से आपको ओएमसी कह रहा था, आईओसी, एचपी, बीपी आज देखिए 4% अप है। फ्रॉम देयर गिवन प्राइसेस दे आर अप 7%, पर्टिकुलरली एचपीसीएल एंड आईओसी। आज आपको दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील, वो अभी शुरुआत हुई है, जेएसडब्ल्यू इज हेडेड टू 790, 800 एंड हैवेल्स वो भी मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मर है बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव एंड सिंजीन। ये तेरे 3 कॉल थे, सिंजीन भी न्यू हाई पे है। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। अनिल जी देखिए बैंक के स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मौका है और मेरा फेवरेट शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट। इस क्वार्टर में रिकॉर्ड आपको निम्स आएंगे और रिकॉर्ड एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आईडीएफसी में रिपोर्ट द बेस्ट एवर रिजल्ट इन दिस क्वार्टर। तो ये 59 रुपए, 59.5 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 57.50, 64 रुपए का भाव, 64 से 64.5 मुझे जल्दी दिखता है आईडीएफसी फर्स्ट में। सेकंड पिक मेरा है बीईएल, ये काफी कंसोलिडेट कर रहा बिटवीन 98 एंड 102। नाउ इट्स द टाइम, बजट में इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज एज डिफेंस स्पेंड विल बी द एडेड फोकस। प्लस ये बाकी बिजनेसेस पे एंसिलरीज में बहुत बढ़िया कर रहा है। 100 रुपए और 100 रुपए 8 आने में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 97.50, 105 का टारगेट बीईएल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द लार्जेस्ट इंश्योरर एसबीआई लाइफ, ये न्यू हाई पे जा रहा है 1350-55, स्टॉप लॉस रखिए 1270, 1300 रुपए में लीजिए, 1350-55 का टारगेट आपको आएगा। 3 स्टॉक है जो आपके लिए खरीदारी करने की राय, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बीएल और एसबीआई लाइफ, इन तीनों शेयरों में करें खरीदारी। ये राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन वसीम साहब की तरफ से। बहुत ही बढ़िया पिक्स आती हुई दिख रही है और सारे मेटल स्टॉक्स भी वसीम साहब की तरफ की रिकमेंडेशन वाले जो हैं वो काफ़ी हद तक एक्शन में आते दिख रहे हैं। आइए एक्शन में कुणाल जी राकेश जी फिर से आ रहे हैं अपने चार्ट कॉर्नर की पिक के साथ बिगुल।
बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो पे खरीदारी की राय है। इसके अंदर देखें तो चार्ट्स बढ़िया है, नीचे से रिवर्सल बना हुआ है एंड स्टॉक की ऑन एज ऑफ अ क्रैकिंग का इंपॉर्टेंट पिवट 16 अगस्त 2022 के पिवट को तोड़ने की तैयारी है। इनफैक्ट टूट चुका है, क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो पिवट टूट रहा है, तो इसको खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। 2075 के स्टॉप लॉस से बाय करना है इंडिगो। पहला टारगेट होगा 2150 रुपए का 2150 का, इवेंचुअल टारगेट 2190 का 2190 का। तो 2150 2190 के लक्ष्य के लिए इंडिगो पे बाय करें। 2190 ये हैं दो टारगेट्स। इंटरग्लोब एविएशन, इस पर करें खरीदारी। बिगुल सच जी के लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है सन फार्मा के फ्यूचर्स में। लगातार हम इस पे एक लॉन्ग बायस लेके ही चल रहे हैं, बट जिस तरीके से एक मूव अनलॉक होनी चाहिए ऑन द बुलिश साइड वो अभी तक हुई नहीं है। आज के सत्र में 1030 के ऊपर के जो कोट्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वापस यहाँ पर मोमेंटम बनना चाहिए। सो 1055 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर खरीदारी करनी है सन फार्मा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको लगाना है 1025 चीज के स्टॉप लॉस के साथ सन फार्मा में करें खरीदारी। मोमेंटम में आ रहा है। सुबह भी हमने इस काउंटर को देखा था, वहां पर थोड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही थी और अभी भी आप सन फार्मा पर एक्शन बनते दिख रहे हैं। PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इस पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। बैंक्स की जो मूव आई है उसमें PNB की तरफ से एक लीडरशिप वाला योगदान भी आपको बनते हुए दिखा है। सुमित जी, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इस पर कोई मूव एक्सपेक्ट करें यहाँ से? दीपांशु 58 के ऊपर ही इसके अंदर मूव बनेगा। जब तक 58 का लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं, तब तक ये 2-3 दिनों से साइडवेज कर रहा है। इनफैक्ट नीचे का मूव दिखा रहा है। आज नीचे से थोड़ा सा रिबाउंड आया है, बट अभी भी कुछ खास दम अभी तक स्टॉक पे देखने को मिला नहीं है। 58 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। नीचे के अंदर जो भी इमीडिएट इसका सपोर्ट बना है 53-54 के आसपास का बना है, ये लेवल टूटेगा तो और नीचे का मूव आएगा। तो ये लेवल्स पे वॉच रखें। ये है आपके लिए PNB के लेवल्स ध्यान रखें। और अभी अभी दीप आपने टाटा कम्युनिकेशन सही वक्त पर आइडेंटिफाई किया, वहां से 25 रुपए का बहुत ही बेहतरीन मूव आया। आज बधाई के पात्र शुभम जी है। जी सर। आज सुबह शुभम जी की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन, जो कल 1361 के आसपास था, 1380 का कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदने की राय दी थी 42 के टारगेट के साथ। आई एम श्योर उसके तो डेफिनेटली ऊपर ही होगा, क्योंकि वैसे ही इन द मनी होकर भी हो जाता है। तो आई थिंक 1380 वाला कॉल ऑप्शन 1420 पे यानी 40 रुपये तो वैसे ही ऊपर हो गया। तो 42 के टारगेट से तो काफ़ी ऊपर होना चाहिए 1380 का कॉल ऑप्शन। तो शुभम जी बधाई के पात्र हैं, मुदित जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो भी लगातार रिकमेंडेशन करते आए हाल ही के दिनों में। बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन टाटा कम्युनिकेशन में रही है। ये स्टॉक ज़बरदस्त कमाल करता हुआ दिख रहा है। अब आइए उन स्टॉक्स की बात करें जो कमाल करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। और वो स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट आने की तैयारी। कल आएंगे इन्फोसिस के नतीजे दिसंबर तिमाही के। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। कुशल का पहले तो ये बताया कि नतीजे बाजार के पहले या बाजार बंद होने के बाद? पोस्ट मार्केट 3:30 बजे के बाद। शांति एकदम? हाँ, शांति। ठीक है, बताइए। सबसे पहले तो नंबर्स पर बात करेंगे। इसमें डॉलर आए देखें, यहाँ पर लगभग 1.25% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1.3%, 461.4 करोड़ डॉलर्स पर। और इसका क्लियर कट इम्पैक्ट यही आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना रेवेन्यू जितना एक्सपेक्टेड था क्वार्टर बेसिस पर बढ़ने का, उतना रिलेटिवली नहीं आउट परफॉर्मेंस है, क्योंकि बड़ी डील्स हो सकता है कंपनी के हाथ में ना हो, और या फिर इस क्वार्टर में उस चीज़ को फैक्टर इन नहीं किए जा रहा है। साथ ही आप देखिए कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में लगभग 1.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एंड एबिट लेवल पर यानी कि कामकाजी मुनाफे के स्तर पर लगभग 4.2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 8,200 करोड़ पर। जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, ऑलमोस्ट स्टेबल रहने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं होगा। 21.5% से 21.6% यहां पर कंपनी की मार्जिन्स दर्ज हो सकती है। एंड मुनाफे के लिहाज से 6,580 करोड़ का आंकड़ा कंपनी दर्ज कर सकती है। 9.3% की ग्रोथ क्वार्टर बेसिस पर मुनाफे के लिहाज से हम देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहले तो गाइडेंस
15 से 16% की जो इन्होंने गाइडेंस पहले दी थी कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू के लिहाज से, और साथ ही एबिट मार्जिन 21 से 23% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिटेन कर चलेंगे। तो उसमें अगर कोई बदलाव होता है, और साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है यूरोप को लेकर कंपनी क्या कहती है, ये देखना इनके पूरे के पूरे रिजल्ट्स में काफ़ी अहम हो जाता है। और साथ ही डेफिनेटली हम देख ही रहे हैं कि जिस तरह से हायरिंग पर थोड़ी सी कमी आती हुई दिखी है, टीसीएस के मामले में भी हमने देखा कि 10 क्वार्टर के बाद यहाँ पर आपके जो टोटल हेडकाउंट है वो कम होते हुए दिखे थे। इन्फोसिस का देखना होगा कि यहाँ पर उनका क्या मूव है हेडकाउंट्स को लेकर। तो इन्फोसिस पर है हमारी नज़र, और नतीजों से पहले टीसीएस में थोड़ा एक्साइटमेंट था, नतीजों के बाद स्टॉक फिसला, बट इन्फोसिस में अब थोड़ा एक्साइटमेंट आपको हल्का हल्का स्क्रीन पर बनते हुए दिख रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से पूछा भी जाए, सिद्धार्थ जी इन्फोसिस कुछ खास एक्सपेक्ट करें नतीजों से? टीसीएस के तो नतीजों से बाजार ज़्यादा खुश नहीं था। बिल्कुल दीप, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत फायरवर्क्स होंगे, बट टीसीएस के नतीजे के एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर ही होंगे, क्योंकि एकमात्र कंपनी है जिसने पूरे इंडस्ट्री में अपने गाइडेंस ऊपर ही की है, और मैं मानता हूं कि क्लोज टू द गाइडेंस ही पहुंचेंगे, और मार्जिन में भी मेरे हिसाब से स्टेटस को से इंप्रूवमेंट ही दिखेगा। तो इन्फोसिस से मेरी उम्मीद कुछ ज्यादा ही है कंपेयर टू टीसीएस। और हाँ, साथ ही साथ एचसीएल टेक भी नतीजे दमदार दे रही है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, तो एचसीएल टेक भी बहुत बेहतरीन नतीजे दे सकती है। फैक्ट एचसीएल टेक के भी नतीजे आने वाले हैं, तो एक बार कुशल से एचसीएल टेक के बारे में भी जाना जाए। कुशल बताइए यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है? डेफिनेटली जैसे कि सिद्धार्थ जी बता रहे हैं कि नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारे रेडार पर भी काफ़ी बेहतर है, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है इन्फोसिस के मुकाबले, क्योंकि डॉलर आई में लगभग 4% की ग्रोथ के साथ 320.5 करोड़ डॉलर्स पर हम ये एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। और साथ ही कंपनी की जो आईटी सर्विसेज है लगभग 1.9% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ हो सकती है, और जो इनका पीएनपी डिवीजन है यहाँ पर भी लगभग 18% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जहाँ तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 9% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं 4,820 करोड़ पर, और कंपनी की मार्जिन्स जैसे कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। 17.9% पहले थी पिछले तिमाही में, इस बारी 18.3%, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट्स की ग्रोथ इनकी मार्जिन्स पर एक्सपेक्टेड है, और लगभग 10-10.5% की ग्रोथ के साथ कंपनी का मुनाफा 3,850 करोड़ पर रह सकता है। गाइडेंस के लिहाज से यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो इन्होंने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस दी थी 13.5 से 14.5% की, और मार्जिन्स के लिहाज से 18 से 19% की ये कोट करते हुए दिखे हैं पिछली तिमाही में भी। इस बारी भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये अपनी गाइडेंस बरकरार रखेंगे, बट डेफिनेटली कैलेंडर ईयर 23 यानी कि ये जो मौजूदा वर्ष है, इसके लिए जो क्लाइंट की बजट कमेंट्री, क्लाइंट बजट को लेकर जो कमेंट्री होती है वो देखना काफ़ी अहम होगा। तो ये है आपके लिए एचसीएल टेक। तो इन्फी एचसीएल टेक दोनों के आने वाले हैं नतीजे, तो थोड़ा बजिंग आपको इन्फी दिख रहा है। एचसीएल टेक एक बार इसके चार्ट पर भी नज़र डाल देते हैं। किरण जी जरा देखें सर, एचसीएल टेक वैसे ये बहुत ही रेंज में रहा है, कुछ ज़्यादा इसमें फायरवर्क्स नहीं दिखे। 1050 का लेवल सर। दीप, एक 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट 1050 के लेवल्स के आसपास हुआ था, उसी को टेस्ट आज किया है। तो मेरा मानना है कि जब तक हम 1050 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम 1080 और 1100 के ओर चलते नजर आ जाएंगे। अगर 1050 के नीचे की क्लोजिंग होगी तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन से एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। ओके, एक बार के लिए एक ही पोजीशन से बार भी निकला जा सकता है किरण जी, या एक ही बार निकला जा सकता है? जस्ट आस्किंग, वो हैशटैग जस्ट आस्किंग जो होता है ऐसा ट्विटर पे चलता है बहुत सारे से। अनिल जी 1050 के बाहर नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो निकल जाना चाहिए। नहीं, जस्ट आस्किंग वाले का जवाब देना। एचसीएल टेक का तो हमको मिल गया आपसे, परफेक्ट। जस्ट आस्किंग हैशटैग। नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ट्विटर पे लोग क्या हैशटैग लगाते हैं, चलाते हैं और पॉपुलर भी हो जाते हैं। अरे कुछ लोगों का काम ही होता है दिन में आके वो हैशटैग पे वो करना। अच्छा, हाँ, उसी पे फिर ट्वीट करना। हर रोज का मोटिवेशन होता है उनको, मंडे मोटिवेशन, ट्यूसडे मोटिवेशन, मतलब 7 दिन में 7 बार मोटिवेट हो जाते हैं वो, है ना। मतलब यहाँ तो साल में 1 दिन मोटिवेट होता है। मंडे मोटिवेशन, ट्यूसडे थॉट्स होता है। अच्छा, ट्यूसडे थ्रोबैक थर्सडे होता है, ऐसे करके मतलब जोड़ के लिए वो निकाल के सुमी जी टाइप की कोई कविता बना के जोड़ दो 2 शब्द जैसे ही ना। हाँ वैसे निकालते हैं। हाँ, हमारे कुशल को पूछो, कुशल का साल में 1 ही दिन मोटिवेशन होता है ना कुशल? कौन सा सर? जिस दिन अप्रेजल होता है। बाकी 364 दिन तो उसी के लिए काम करते हैं। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। चलिए आइए, बाजार को भी थोड़ा बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल रहा है,
और वो मिल रहा है डाउ जोन्स के फ्यूचर से 64 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स अब दिखेंगे, 30 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर। थोड़ी इनमें जान लौट रही है, थोड़े हमारे बाजार में भी जान लौट रही है, और जान लौटती दिखी आपको बैंक निफ्टी में अब दिन के हाई पॉइंट पर 42,300 की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। तो ठीक 3 बजे जिस लेवल की बात हम कर रहे थे 42,300 एग्जैक्टली, टाइम भी मिला लीजिए, लेवल भी मिला लीजिए, 42,300 से 42,500 की जो ऊपरी जोन है एकदम सही वक्त पर वहाँ पर पहुँचा है। और निफ्टी भी 17,975 18,000 अगला लेवल है, उसकी तरफ जाने की कोशिश हो सकती है। तो आइए आज कुशली हमें बैंक से बेनिफिट वाले भी स्टॉक्स बताएंगे, जब वो तैयार होंगे तब उनसे पूछेंगे। अभी तो 3 ही बजे, कुशल थोड़ा टाइम और लगाएंगे कोई? 4-5 हाँ ले लो, क्या कोई पता चला एक आध और कोई आ जाए कर जाए, नहीं तो फिर क्या आपको अगर हम बोलेंगे कुछ बदलाव नहीं तो आप बोलेंगे मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, ये तो काम आशीष का है मैं तो ऐसे फिलर के तौर पे कर रहा हूँ। तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन इस वक्त बाजार का थोड़ी रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। बिल्कुल सर, रिकवरी के मूड में बाजार आ रहे हैं। और स्टॉक्स पर देखिए जो मूव आ रही है, पीएनबी की हमने बात करी, इंडिया बुल्स हाउसिंग भी थोड़ा एक्शन में आ रहा है, ये काउंटर भी धीरे धीरे मूवमेंटम पकड़ा है। एक और इनफैक्ट 2 और काउंटर्स हैं एनबीएफसी स्पेस से जिस पर बात करनी है। एक मैक्स फाइनेंशियल, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल पर एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिखी। एक बार बंसल जी से पूछना चाहूंगा मैक्स फाइनेंशियल पर। बंसल जी, बाजार के उतार चढ़ाव में इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आया है, सुबह से मोमेंटम में है और 4% ऊपर है मैक्स फाइनेंशियल, एग्जैक्टली 800 के लेवल पर। अब इसकी अगली मूव बताएं सर। दीपांशु, बेहतरीन यहाँ पर हम देखें तो बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और इनफैक्ट दीपांशु, इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 716-717 रुपए के अराउंड रिकमेंड भी किया था। और टेक्निकली दीपांशु नई खरीदारी की राय नहीं है, जिनके पास है बने रहें। 846 846 तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जाने का दमखम रखता है, तो 846 के टारगेट के लिए बने रहने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल जहां पर मूव है। एक और एनबीएफसी और वो है एबी कैपिटल, इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। एक बार सुमित जी से इस पर राय लेनी है। सुमित जी, एबी कैपिटल देखें सर। रिबाउंड तो देखने को मिल रहा है दीपांशु एबी कैपिटल के अंदर। एक अच्छी खासी पिछले 6 दिनों की गिरावट के बाद आज एक रिबाउंड आया है, लेकिन इसके अंदर तेजी बनेगी जब ये 150 का लेवल ऊपर में तोड़ेगा। 150 के ऊपर सस्टेन करने पे फिर ये रिबाउंड कंटिन्यू रहेगा और फिर 156 से 160 रुपए तक के लेवल एबी कैपिटल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए जिन्होंने बना रखा है पोजीशन तेजी की तरफ का, वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी 150 के ऊपर ही करना है। नीचे में 144 का इसके अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए, और अगर नीचे में लेवल टूटे तो फिर गिरावट अच्छी आएगी। इसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें लॉन्ग पोजीशंस के लिए। आपके लिए एबी कैपिटल और मैक्स फाइनेंशियल, ये 2 एनबीएफसीज हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर्स आ रहे हैं, बट आज वीकनेस हमने देखी है जहां तक फार्मा का सवाल है, चुनिंदा फार्मा स्पेशली, और डिवीज में थोड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से पूछा जाए, सिद्धार्थ जी, ये जो वीकनेस आई है डिवीज में, ये वापस एंट्री का लेवल है या थोड़ा और गिरावट देख सकते हैं? क्योंकि जब बाउंस बैक आता है हम देखते हैं वापस बाजार इसकी पिटाई करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीप, क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो नतीजे थे वो बहुत निराशाजनक थे और इस कारण से ये क्वार्टर में भी उम्मीदें कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये जो है वो उसका जो भी फॉर्म है वो टेम्पररी खराब चल रहा है, क्लास परमानेंट है। डीवीज लैब एपीआई में अव्वल नंबर की कंपनी है और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से एपीआई की मांग रहती है देश में और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट डीवीज लैब प्रदान करता है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, पर लंबे समय के लिए शॉर्ट टर्म में हिट्स एंड मिसेस बने रहेंगे। तो अगर आपको निवेश करना है तो 1-2 साल का नजरिया रखें। ओ, 1-2 साल का नजरिया रखें तो फिर अक्यूमुलेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार हम प्रेशर देख रहे हैं और अभी भी प्रेशर एक बना हुआ है। लॉरस लैब्स में भी एक ब्रेकडाउन आ रहा है। इनफैक्ट लॉरस लैब्स डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बंसी जी, आज एग्जैक्टली सुबह हम बात भी कर रहे थे, और ये स्टॉक तो बहुत ही गजब का अंडर परफॉर्मर रहा है ना। ये मेरे को लगता है फार्मा स्पेस का दूसरा औरोबिंदो फार्मा बन रहा है धीरे धीरे, प्यार से, किसी को बिना बताए नहीं लग रहा है सर? हाँ, कौन कौन सहमत है जरा पूछिए, जगह पोल करें जरा, चार्ट्स के लिहाज से या मूवमेंट के लिहाज से, आप में से किसको लगता है कि ये दूसरा औरोबिंदो फार्मा बनने जैसे मुंह दिखा रहा है? सुमित जी सचिन जी, किरण जी कंसेंसस बन रहा है। कंसेंसस तो है ही है। कुणाल जी, राकेश जी, बंसल जी, अनिल जी। नहीं अनिल जी, देखिए एक चीज में सहमत हूं कि बिल्कुल अरविंदो फार्मा बन रहा है, बट अनिल जी दोनों में फर्क है। अनिल जी, अरविंदो फार्मा ना धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह गिर रहा है
और ये अनिल जी जोर का झटका अनिल जी धीरे से दे रहा है लॉरेंस लैब, तो ये हार्ट अटैक दे रहा है, वो स्लो पॉइजन है, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अनिल जी। ओके, अंत दोनों का समान है मतलब। जी सुमित जी। अनिल जी ये स्टॉक का नाम है लो रस, जिस तरह से ये गिर रहा है इसके अंदर रस बचेगा नहीं अनिल जी। हैशटैग बना, थोड़े दिनों बाद नो रस हो जाएगा। नो रस नहीं, नो रस। किसी का इंटरेस्ट नहीं, गिर तो ऐसे ही रहा है कम से कम। बड़े अगर ब्रोकरेज शॉर्ट कॉल दे रहे हैं तो फिर चिंता की बात है। आपके फंडामेंटल नजरिए से आपके रडार पर है सिद्धार्थ जी? नहीं अनिल जी, लॉरेंस लैब को भी ट्रैक नहीं करते ना औरोबिंदो, क्योंकि नतीजे खराब है, रिजल्ट्स नहीं अच्छे आ रहे हैं और इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। तो मैं सुमित जी की बात से पूरा सेकंड करता हूं। तो ये है आपके लिए लॉरेंस लैब्स, जिस पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इस पर नहीं आ रहा है, बट एनसीसी ये एक्शन में है और इसमें दो तीन खबरें आई हैं। एक तो जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था कल बैंगलोर में, एक पिलर गिरने से 2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी, उस पर इस कंपनी को भी नाम एफआईआर में नाम लिया गया है। साथ ही फंड एक्शन भी आया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार फंड्स की तरफ से एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है और एनसीसी में हमने देखा है कि हिस्सेदारी भी बढ़ाई है एफआईएस की तरफ से। तो दोनों तरफ से आपको यहाँ पर रखनी है नजर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लीजिए। सिद्धार्थ जी, आप तो काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं 95 पर एनसीसी। दमदार बिजनेस है, 70 रुपए से रेकमेंड करते आ रहा हूँ दीपांशु में एनसीसी को। आज भी 102 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, बट जो इसका ऑर्डर बुक है वो दमदार है। 40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 4 टाइम्स ऑफ द लास्ट ईयर रेवेन्यू कवर कर सकता है, इतना बड़ा ऑर्डर बुक है। एग्जीक्यूशन दमदार है और कर्ज भी मुक्त करने की योजना है। तो एनसीसी नतीजे आने के बाद फिर से टारगेट पे रिवाइज हो सकता है, बट अभी के लिए जो टारगेट हमारा है वो बरकरार है 102 का। सबसे बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इंफ्रा स्पेस में एलएनटी के बाद। बेहतरीन कंपनी इंफ्रा स्पेस में एलएनटी के बाद, और एनसीसी पर आप रखिए नजर। फंड्स के भी रेडार पर है काउंटर एक्सपायरी का ऑप्शन। कल है वीकली एक्सपायरी, आइए जानते हैं सुमित जी के साथ। बताएं सुमित जी। एक्सपायरी का ऑप्शन में दीपांशु इंडेक्स का पुट लेने का सलाह रहेगा। निफ्टी में लग रहा है थोड़ा सा गिरावट बन सकता है, तो जो पुट मैं भी दे रहा हूं वो है 17,950 का। मैंने 75 के आसपास स्पॉट किया था, अभी 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर आया है, यहां पर ले सकते हैं। वॉलेटिलिटी में अगर वापस 75-80 के आसपास मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मैं दे रहा हूं वो बेटर होगा। तो 17,950 वाला पुट निफ्टी का लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 125 रुपए का पहला टारगेट होगा, 150 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे आज क्लोजिंग आने का मतलब हो जाएगा कि शायद कल के दिन में गिरावट आएगी, और आज का लो अगर टूट जाता है तब तो अच्छा फॉल निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा कल के कल ही। तो इसको ध्यान में रखते हुए 17,950 का पुट लेने का सलाह रहेगा, 25 के स्टॉप लॉस से 125 और 150 के टारगेट्स के लिए। तो पुट खरीदना है, यानी कि यहां से बाजार और गिरने के आसार सुमित जी को दिख रहे हैं। 17,950 का पुट खरीदें। अभी 17,900 के नीचे हमने निफ्टी को आते हुए देखा है, वापस फिसलने के लिए तैयार हो रहा है बाजार। ये नितिन जी भी थोड़ी देर में तैयारी है हमारे साथ जुड़ने की, जुड़ेंगे तो फिर नितिन से भी हमें बात करनी है बिल्कुल। लेकिन इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो आज कैबिनेट की बैठक के बाद हो रही है। हम उन पर पहुंचेंगे भी, लेकिन तब तक आइए एक बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। नितिन जी बताएं सर। जी 17,900 की पुट ऑप्शन लेंगे, 63-64 में मिल रही है। 17,900 की पुट ऑप्शन एट द मनी, इन द मनी आप इसे बोल सकते हैं। इसके टारगेट होंगे 120 रुपए के, अभी 63-64 में हम लेने की बोल रहे हैं। 120 के टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का। डेटा अभी बाउंस आई, बाउंस के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन चल रही है। 17,800 का लेवल ब्रेकडाउन कल हो सकता है, मोस्ट लाइकली कल एक्सपायरी है, कल ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हम 17,900 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 63-64 में मिल रही है अभी, 120 का टारगेट और 25 रुपए का स्टॉप लॉस। ऑप्शन है आपके पास। 17,950 की पुट भी आप खरीद सकते हैं, 17,900 की भी पुट खरीद सकते हैं। नितिन जी को 17,900 की पुट पसंद आ रही है और सुमित जी को 17,950 की पुट। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर क्या रहा है? यहाँ से थोड़ी स्ट्रेंथ, थोड़ी लीडरशिप दिखी थी, ये बरकरार रहेगी या ये भी फिसलने के लिए तैयार हो रहा है? देखिए
बैंक निफ्टी में भी केवल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हल्का बाउंस है, क्योंकि 41,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ओवरऑल ऊपर से देखेंगे तो लोअर लोज ही बन रहे हैं। 41,800 का सपोर्ट है। ये जरूर है कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, जो निफ्टी को भी सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 41,800 का लेवल बड़ा क्रूशियल है, वो ब्रेक डाउन हो सकता है। एक तो 42,000 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है और उसके नीचे 41,800। तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ है, बट निफ्टी ज्यादा वीक है और निफ्टी की पुट ऑप्शन लेंगे। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करेंगे अभी। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कुछ मत करिए, बट निफ्टी डेफिनेटली ज्यादा वीक लग रहा है और यहाँ से गिरने की तैयारी भी हो रही है। ओके, तो ये है नितिन जी की तरफ से राय। 17,900 का पुट खरीद कर चलने की। थोड़ा निफ्टी भी नीचे आया, बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी में कोई परेशानी नहीं आई, निफ्टी में जरूर आप वीकनेस देख रहे हैं। बट एक खबर है जिस पर हमें करना है फोकस और हमारे सेक्टर के लिए अच्छी खबर आ रही है। एड खर्च या विज्ञापनों का खर्च ये बढ़ते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले साल कंपनियों ने जमकर एड खर्च किया है, वॉल्यूम्स में भी हमने बड़ी तेजी देखी है। आइए इस ट्रेंड के बारे में थोड़ा समझते हैं, कहां पर ज्यादा खर्च किया गया है, कौन से सेक्टर्स इसकी वजह से ज्यादा फोकस में भी। वरुण है हमारे साथ तैयार, वरुण बताइए। ओके दीप, तो ये एक रिपोर्ट है बेसिकली, और ये है एडेक्स इंडिया की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम है रिवाइंडिंग कैलेंडर ईयर 2022 फॉर टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कोविड के ईयर के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली है। प्री कोविड स्तर के ऊपर हम अच्छे खासे पहुंच चुके हैं, और 2019 से अगर आप कंपेयर करें तो एडवर्टाइजमेंट वॉल्यूम्स जो है उसमें करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो हुई है। नो डाउट त्योहारी सीजन जो है वो महीना सबसे अच्छा था, जहाँ करीब 9 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरी तिमाही में सबसे कम औसतम एडवर्टाइजमेंट वॉल्यूम ग्रोथ थी, उसके मुकाबले भी चौथी तिमाही में करीब 10% के आसपास की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। माफ कीजिएगा, 3% के आसपास की पर डे बढ़ोतरी देखने मिली है। दूसरी तिमाही में भी करीब 10% के आसपास की ग्रोथ थी। केवल जून एक महीना ऐसा था जहाँ पे ग्रोथ वॉल्यूम्स थोड़े कम थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरे कैलेंडर ईयर में ग्रोथ वॉल्यूम काफ़ी अच्छे थे। सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन था F&B का, जहाँ पे करीब 21% के आसपास का कंट्रीब्यूशन था। सर्विस सेक्टर करीब 16% के आसपास का कंट्रीब्यूशन था। कैटेगरीज जहाँ पे सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिली है, उसमें सबसे आगे तो जो टॉयलेटरीज होती है, यानी कि जो टॉयलेट साबुन, पेपर्स, इनके एड वॉल्यूम जो है कुल एड वॉल्यूम्स में करीब 4 से 5% के आसपास के थे। कोल्ड ड्रिंक्स के एड वॉल्यूम जो है 7वें नंबर पे थे। और इसके अलावा जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं उनके एड वॉल्यूम्स में 113% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लोग बीमारियों से डर रहे हैं, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ऐसे एड्स जो है उनके वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। अनिल जी, मच्छर वालों के बढ़ गए, मच्छर बढ़ गए, मच्छर नहीं बढ़े, ऐड बढ़े। हाँ, मतलब ऐड तभी तो बढ़ेंगे जब मच्छर बढ़ेंगे। अनिल जी, अब मच्छर बढ़े ना बढ़े, डर जरूर बढ़ गया। वरुण, इनडायरेक्टली तो आपको हमेशा मच्छरों का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, मच्छरों की वजह से एड स्पेंड बढ़ रहे हैं और आप तो मीडिया कंपनी में हैं। अच्छा है अनिल जी, हालांकि ओवरऑल पोर्शन में बहुत कम है ये। तो पूजनीय है मच्छर। वही मंदिर में मच्छर की फोटो लगाएंगे। अपने दिल के मंदिर में मच्छर को बिठाए और पूजा करें। 115% मच्छरों का 13% मच्छर मारने के प्रोडक्ट्स ने विज्ञापन बढ़ाए। हाँ। और किसमें ज्यादा बढ़े, जरा वापस बताना। अनिल जी, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो 7वें पायदान पे थे। हाँ। और इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर एड, वो तो ये हमेशा इसी कैटेगरी के रहते हैं बेसिकली, टॉयलेट साबुन, पेपर, इनके जो ऐड रहते हैं वो करीब 4 से 5% के आसपास है, प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखें, कैटेगरी वाइज। इसके अलावा और भी थोड़ा डेटा है इसमें, अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 जो एडवर्टाइजर्स है उनके वॉल्यूम्स में करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और इसमें FMCG कंपनी जो है उनका सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है, और रैकेट, बैंकाइजर ये सबसे ऊपर स्थान पे रहा है। इसके बाद जो है वो HUL का नंबर आया, फिर गोदरेज कंज्यूमर, कोको कोला, PNG, ये सब का नंबर उसके बाद आता है। टीवी एड्स वॉल्यूम में अच्छा खासा दबदबा जो है इनका अभी भी है। तो FMCG स्पेस जो है सबसे ज़्यादा एड्स अभी भी वही दे रहा है। ओके, तो FMCG की तरफ से एडवर्टाइजिंग पर खर्चा बरकरार है। सिद्धार्थ जी, कुछ संकेत पढ़ना चाहेंगे आप इन रिपोर्ट से कि जिस तरह से खर्चा बढ़ा रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि मजबूत ग्रोथ के चलते होता दिख रहा है, या कभी कभी ऐसे कि माल नहीं बिकता तो भी बार बार बोलना पड़ता है? अनिल जी, दूसरा वाला जो आपका पॉइंट है वो सही है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं FMCG में, और अभी पाम ऑयल के प्राइसेस थोड़े गिरे हैं, तो ये सब कंपनियों को थोड़ा फायदा हो रहा है। बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस हायर थे, तो प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ाए गए थे, तो एड स्पेंड भी बढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि डिमांड कहीं गिर ना जाए।
तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल तरीके से एफएमसीजी के अगर इतने एड स्पेंड हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि वॉल्यूम्स भी दिखने चाहिए, जो दिख नहीं रहे हैं एफएमसीजी के नतीजों में। तो ये है एफएमसीजी के नतीजों में वो वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ मीडिया कंपनीज के लिए अच्छी बात है कि एटलीस्ट एड स्पेंड्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये अच्छी खबर आपके लिए आ रही है। चलिए इस अच्छी खबर पर हम भी रखेंगे नज़र। ग्रीव्स कॉटन बाय द वे सेठी साहब जो अभी रिकमेंड करके गए थे, और एक बड़ा स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है। 143 के लेवल अभी ग्रीव्स कॉटन में आए हैं, तो फ्रेश खरीदारी ये काउंटर आपको दिखा रहा है। बढ़िया मूव इस पर आपको दिखेगी, और टाटा कम्युनिकेशंस भी और ऊपर कर रहा है। लास्ट टाइम हमने चेक किया था, वहाँ से 10 रुपये की मूव और आपको आती हुई दिख रही है। तो एक्शन बना हुआ है इस पूरे के पूरे स्पेस पर, इस पर रखनी है आपको नज़र। थोड़े वीक काउंटर्स पर भी एक बार डाल देते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज गिरावट आई है, भारतीय एयरटेल भी आपको थोड़ा कमजोरी की तरफ संकेत दे रहा है। सिद्धार्थ जी, डबल डाउनग्रेड आया है भारतीय एयरटेल पर जेपी मॉर्गन की तरफ से, थोड़ा वीकनेस भी बनते हुए दिखी है। रिसेंटली टॉप से करीब 10% का करेक्शन हो गया है। कोई राय भारतीय एयरटेल पर? देखिए दीप, मैं तो इस पे काउंटर ही जाऊंगा। मैं मानता हूं कि इसको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो आरपू लेवल्स जो 190 पे है आज भारतीय एयरटेल के, वो बढ़ के 225 आने की उम्मीद है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। साथ ही साथ 5G का लॉन्च इनके प्राइसिंग पावर को और बेटर करेगा। ओवरऑल 5G से भी काफी फायदा मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से आरपू आज भारत में है, चाहे वो भारतीय एयरटेल हो या जियो हो या दूसरी टेलीकॉम कंपनियां हो, वो बहुत निचले स्तर पे है। वर्ल्ड वाइड में इंडिया के आरपू बढ़ने ही चाहिए, क्योंकि चाइना, पाकिस्तान, यूएस, यूरोप सभी हमसे आगे हैं। तो यहाँ पे मैं मानता हूं कि भारतीय एयरटेल डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ से कुछ नहीं तो आपको 15 से 20% का रिटर्न बन सकता है एक साल में। तो मैं मानता हूँ ये गिरावट का फायदा उठाए और खरीदे, गिरावट का फायदा उठाएं और खरीदें। ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर सिद्धार्थ जी की राय। रिसेंटली एक डिसेंट करेक्शन हमने देखा है, और आज तो ऑफकोर्स स्टॉक ऑफ द डे में भी बिकवाली की राय थी अनिल जी की तरफ से। बट एक तरफ जहां इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, वहां हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में एक वन वे रैली बनी हुई है, वो है सोने में। हमारे बाजार में नया रिकॉर्ड बनते बनते रह गया, वहां से थोड़ा फिसला। आज फिर से सोने के भाव मूव कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं 8 महीने की ऊंचाई पर यहाँ पर प्राइसेस आपको दिखेंगे। तो क्या है अगली चाल सोने की? किस तरह का एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है? साल की शुरुआत तो बहुत ही दमदार रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नेहा हमारे साथ है तैयार। नेहा बताइए, इस साल के लिए क्या टारगेट्स निकल कर? बहुत जबरदस्त टारगेट है, लेकिन उससे पहले कुछ डेटा पीछे का बता देती हूँ। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, और इस शुरुआत की जो शुरुआत है वो नवंबर के महीने से हो गई थी। यानी कि पिछले 2 महीनों में सोना $250 चढ़ता हुआ दिखाई दिया। घरेलू बाजार में 6,000 रुपए से अधिक की स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी है। $1,900 के बेहद करीब है, 8 महीने की ऊंचाई पर है। डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है, ये इसके लिए बड़ा ट्रिगर साबित हुआ है। सेंट्रल बैंकों की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी देखने को मिली है। डेकेड्स में ऐसी खरीदारी देखने को नहीं मिली है, तो ये एक और बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा अमेरिकी फेड की जो ब्याज दरों की रफ्तार अब शायद कुछ कम होने की उम्मीद है, इसके चलते भी हम देख रहे हैं। तो ये मोटे फैक्टर्स है जिसकी वजह से सोना चमक रहा है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आउटलुक कैसा बनता दिख रहा है। 2023 क्लियरली ईयर ऑफ गोल्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका $2,000 का वो यहाँ पर अनुमान जता रहे हैं कि इस साल देखने को मिल जाएंगे। ABN AMRO $1,900 उनको पहला ही पड़ाव दिख रहा है, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है वो आगे टारगेट्स रिवाइज करेंगे। घरेलू बाजार की बात करें तो हमने बहुत सारे ब्रोकरेजेस से बात की, उन्होंने माना है कि आपको कहीं भी 58,000 से लेकर 62,000 तक का लेवल सोने में देखने को मिलेगा। यानी कि मौजूदा स्तरों से ऑलमोस्ट 12 से 15% का अपसाइड सोना इस साल आपको देने का दमखम रखता है। लेकिन जो दो फोरकास्ट निकल कर आए वो सबसे चौंकाने वाले और इंटरेस्टिंग थे। एक तो सैक्सो बैंक का डेटा, वो $3,000 तक सोने को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। रिसेशन को वो इसके लिए कारण मान रहे हैं। उन्हें लगता है जो हल्की फुल्की रिसेशन मेजर इकोनॉमीज में दिखेगी, उसकी वजह से सेंट्रल बैंकों का जो रवैया होगा वो इवेंचुअली थोड़ा सा स्लो डाउन की तरफ, मंदी की तरफ लेके जाएगा। और ये मौका होगा जहां पर हम गोल्ड में मजबूती आते देखेंगे। और स्विस एशिया कैपिटल, ये भी एक जानी मानी फर्म है, इन्होंने तो $4,000 का भी फोरकास्ट देने से ये नहीं चुके हैं। तो इस तरह के फोरकास्ट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर अधिकतर बैंक्स, अधिकतर ब्रोकरेजेस अराउंड द वर्ल्ड और भारत में भी मान रहे हैं कि इस साल सोने में आप अच्छी स्ट्रेंथ के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो सोने में और अच्छी स्ट्रेंथ के लिए तैयार हो जाइए। ऑलरेडी एक अच्छी मूव आ चुकी है
और बड़े बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। 2000 से $2200 तक इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको सोने के दाम दिख सकते हैं, और हमारे बाजार में भी रिकॉर्ड हाई के तो करीब है ही, बट 60,000 और उसके भी ऊपर की मूव आती हुई दिखेगी। शुक्रिया नेहा ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। आइए, आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, एलजी भी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी देंगे। उससे पहले एक दो और एनबीएफसीज पर मूव आ रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें अभी एक मूव आपको आती हुई दिखी है और 400 के ऊपर भी काउंटर जा रहा है। सचिन जी, एक बार एलआईसी का चार्ट देखें सर, इसमें अभी थोड़ा एक्शन बना है। दीपांशु, लगातार आई थिंक 6 ट्रेडिंग सेशंस में एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस की है, एंड कहीं जाकर कल का जो इसका एक स्विंग लो बना था वो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बना था। उस पर्टिकुलर लेवल को काफी अच्छा रिस्पेक्ट दिया, एंड वहीं से एक अच्छा रिबाउंड हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है वापस एक नो ट्रेड जोन में है, शायद एक उछाल आ सकता है 405 410 के रेंज में, बट खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर कहीं जाकर थोड़ा सा कंसोलिडेटिव टू करेक्टिव ही नजर आ रहा है। सो पुल बैक आने के बाद मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका बन सकता है फ्रेश शॉट्स ऐड करने के लिए। ओके, तो पुल बैक आने दीजिए और फिर वहां पर आप शॉर्ट भी करिए, ये राय आ रही है। बट फिलहाल एक पुल बैक जरूर आपको आते हुए दिख रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, इसको भी पुल अप कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी आपको एक मूव आती हुई दिखी है। उतनी अच्छी नहीं जितनी हम एलआईसी में देख रहे हैं, बट डेफिनेटली ये स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है। आखिरी कुछ मिनट है, आइए एक बार ले लेते हैं आज की अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, आप कह रहे थे 175 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स पर दिख रहे हैं, उतने तो नहीं, बट 50 पॉइंट ऊपर तो डाउ फ्यूचर्स आपको दिख ही रहे हैं। तो हल्की सी मूव तो जरूर आई है, जैसा आप कह रहे हैं 50 गुना आप मान सकते हैं इस मूव को। नैस्डैक फ्यूचर्स भी थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में है, यूरोप भी अच्छा एक्शन दिखा रहा है आपको, एशिया पॉजिटिव क्लोज हुआ था, रुपया लगातार तीसरे दिन अच्छी मजबूती दिखा रहा है 21 पैसे, तो उतने खराब संकेत तो नहीं है। हमारे बाजार भी एकदम सपाट है, क्या करके जाना है? कुछ नहीं, जाने दें, मैं बोलूंगा ही नहीं। अच्छा लेवल से बता दो। करना ही नहीं कुछ, क्या करोगे आप? ये 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है, क्या गारंटी कि 50 वाले 300 ऊपर नहीं हो जाएंगे, कोई गारंटी, और फिर बंद होते थे 100-150 नीचे नहीं हो जाएंगे, कोई गारंटी। आजकल तो हालत ही ऐसी है डाउ फ्यूचर्स की, कुछ भी होता है फ्यूचर्स में, उसके बाद खुलते कुछ भी बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इतनी वोलेटिलिटी। फिर सुबह डाउ फ्यूचर कुछ अलग दिख रहे हैं, हमारे उससे भी कुछ और अलग ही खुल रहे हैं। सो ओवरनाइट पोजीशन रखने जैसा बाजार तो है नहीं, देखो ऑनेस्टली, तो नया तो कुछ करना है नहीं जी। अगर आपके पास पुराना पड़ा है 17,700 का पुट लेकर आप अपने आप को हेज कर लें, शॉर्ट है तो 18,000 या 18,100 का कॉल लेकर आप हेज कर लें, ये आपके लिए, क्योंकि देखो कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग तो निफ्टी पे हो नहीं आ रही है, वापस आप बंद तो नीचे ही हो रहे हैं 18,000 के, करेक्ट। सो ढीले तो है ही है, बिल्कुल है। अब डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो गया, आई मीन डाउ आज मजबूत हो गया कर गया, तो कल फिर आपको 18,100 मिलेगा, वहां बेच देना, और नहीं सीधे ही खराब हो गया तो फिर हो सकता है 17,700 17,800 में आ जाए। तो आप अपनी पोजीशन पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय ये कि डाउ फ्यूचर कहाँ है, हम कहाँ बंद हो रहे हैं, कल क्या होगा, एक्चुअली पता ही नहीं है। नहीं है, ठीक, तो इसलिए, और ट्रेंड का अंदाजा लगाना भी पिछले 4-5 दिनों के डाउ के मूवमेंट के हिसाब से बहुत मुश्किल है कि जो फ्यूचर दिखा रहा है उस पर कितना भरोसा करें। फ्यूचर पे भरोसा उतना ही करना जितना अभी दिख रहा है। आधा घंटे बाद ये होगा कि आधा घंटे पहले क्या था वो भी पता नहीं चलता। शो की शुरुआत में 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, करेक्ट। तो इसलिए है ना दीप, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बैंक निफ्टी नो डाउट थोड़ी बेहतर क्लोजिंग दे रहा है, 42,000 के ऊपर दूसरे दिन बंद हो रहा है। आपके पास 41,800 या 42,000 का पुट होना चाहिए अपनी पोजीशन के हिसाब से, ताकि आप हेज रखें। शॉर्ट है तो 42,500 या 42,700 के आसपास का कॉल होना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर बंद हो रहा है, निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर बंद हो रहा है। सो बेहतर तो ये होगा कि पोजीशन कोई भी ना बनाए, और फिर बनाए तो आप हेजिंग के साथ या छोटी पोजीशन रखें अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। क्लियर है? यस। आज सुबह वैसे भी आपने कहा था अग्रेसिव ट्रेडर्स को ही आज कॉल लेनी है, बैंक निफ्टी में ये राय दी गई थी, और उसी हिसाब से हमने देखा है बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा रिलेटिवली बेटर रहा है। इस बीच मॉन्टे कार्लो, इसके अपडेट्स आ रहे थे, विंटर स्टॉक है और फोकस में आता है, हालांकि ऑफकोर्स सोर्सिंग तो जून ऑनवर्ड ही शुरू हो जाती है, बट जो उनके अपडेट्स आए थे Q3 के, बिक्री में 12% की बढ़त आपने देखी है। मॉन्टे कार्लो फैशन करीब 3% ऊपर है, 700 के लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है। एक बार बंसल जी से चार्ट पर राय लीजिए। बंसल जी जरा देखें सर, मॉन्टे कार्लो फैशन 691 के लेवल पर 3% ऊपर, और Q3 अपडेट भी अच्छा आ रहा है कंपनी की तरफ से। दीपांशु, चार्ट पे भी देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। स्टॉक ने 670 के अराउंड एक सपोर्ट लिया है, तो जिनके पास है दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है बने रहें। और मेरी दीपांशु खरीदारी की राय होगी जब 720 720 के लेवल्स डिसाइसिवली टूटेंगे तब फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। जिनके पास है होल्ड करें,
और करेक्शन पे अगर स्टॉक 680-83 के अराउंड मिलता है तो उन स्तरों पे भी खरीदें। तो ये है राय आपके लिए। इस वक्त सर्दियां ज्यादा हैं, गर्म कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं। तीसरी तिमाही में बिक्री 12% बढ़ी है और इसके साथ साथ वर्धमान टेक्सटाइल ये स्टॉक भी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों स्टॉक दमदार प्रदर्शन करते हुए आपको दिखेंगे। विंटर स्टॉक्स। स्पेशल पिक का बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी ये बजट के लिए स्पेशल स्टॉक है और थैंक्स टू दीपांशु उन्होंने एनसीसी का क्वेश्चन पूछा तो मुझे याद आ गया। और ये स्टॉक बेहतरीन है, पीएनसी इंफ्रा, हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन का स्पेशलिटी। पीएनसी इंफ्रा 315 का दाम चल रहा है, 330 के टारगेट के लिए बजट के पहले आ सकता है। पीएनसी इंफ्रा पे खरीदारी की राय। रोड्स, वाटर सेगमेंट, एयरपोर्ट, रनवेज, हाईवेज, रनवेज बनाने की बेहतरीन कंपनी पीएनसी इंफ्रा। 19,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और पूरा फोकस इनका हाईवेज पे रहता है। बजट में हाईवेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है दमदार रहेगा। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी बहुत दमदार है। 30% की आय की ग्रोथ से ग्रो होने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्रा, इस पे खरीदारी की राय। बजट तक का टारगेट 330, लंबा रख लिया तो 415। ओके, तो 330 और लंबा रख लिया तो 415। पीएनसी इंफ्रा, ये पूरी स्पेस ही अनिल जी मूव आ रही है। हमारी बात भी हुई थी जब आईआरबी इंफ्रा की हम बात कर ही रहे थे। रोड डेवलपर्स, इंफ्रा डेवलपर्स, इनके लिए अच्छा समय बन रहा है। और बजट के लिए जब थीम भी आइडेंटिफाई करी थी अनिल जी ने, तो इंफ्रा एक आपके सबके सामने रखी थी, स्पेशली रोड डेवलपर्स। हर साल देखते हैं अच्छे आउटलेज भी मिलते हैं सेक्टर को, और उस लिहाज से देखें तो ये स्पेस वापस एक्शन में आ रहा है। तो आईआरबी, एनसीसी, पीएनसी इंफ्रा, ये सारे काउंटर्स, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, ये सब मूव में दिखा रहे हैं सर, मूव आ रही है वहाँ पर। चलिए जल्दी से एक दो फाइनल कॉल्स ले लेते हैं इससे पहले कि हम क्लोजिंग में जाते हुए देखें, और आज के जो बड़े मूवर्स हैं उन्हीं पर एक फाइनल व्यू लेना ज़रूरी है। एचडीएफसी बैंक का इसका अच्छा योगदान रहा है आज की मूव में। सुमित जी, एचडीएफसी बैंक इस पे क्या करके जाना है? आज होल्ड आउट करा इसने, अच्छा स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को दिया, स्पेशली बैंक निफ्टी को 1.5% ऊपर बंद हो रहा है। 1600 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, उसके बाद इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। जब तक 1600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक थोड़ा सा साइडवेज मूव रहेगा स्टॉक के अंदर। और आज लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिला है, तो आज का लो अगर होल्ड करता है तो ये बाउंस बैक आएगा, और आज का लो अगर टूटा तो फिर करेक्शन वापस से देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से कल इसमें फ्रेश व्यू लेंगे। चलिए कल फ्रेश व्यू लिया जाएगा। बट एचडीएफसी बैंक आज ब्रेथ बाजार की उतनी अच्छी नहीं रही है, बट एचडीएफसी बैंक से अच्छा सहारा मिला है। सिप्ला ये भी कमजोर था, सुबह हमने देखा कि थोड़ी नेगेटिव कमेंट्री ब्रोकरेज की सिप्ला पर भी आई थी। किरण जी, सिप्ला का एक बार चार्ट देख लें सर, 3% नीचे बंद हो रहा है। दीप, सिप्ला का चार्ट पैटर्न खराब हो चुका है और एक इंपॉर्टेंट स्विंग बॉटम था लगभग 1065 के आसपास कैश लेवल्स, ये टूट गया है। मेरा मानना है कि अभी और निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो लगभग 1010 के आसपास है, वो पहला टारगेट रहेगा। दूसरा 1000 लेवल के आसपास रहेगा। तो 1010 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो 1000 तक आ सकता है सिप्ला, ये प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा दिख रही है, नजर रखिए। एचयूएल, इसने भी आज थोड़ा निफ्टी पर प्रेशर डाला है, 2% नीचे बंद हो रहा है। इनफैक्ट आज सारे कंज्यूमर और एफएमसीजी शेयर्स नीचे ही थे। शो की शुरुआत भी टाटा कंज्यूमर की सेल कॉल से हुई थी। सचिन जी, 2600 के नीचे एचयूएल सर। दीपांशु, यहाँ पर थोड़ा सा अनवाइंडिंग का ही डेटा है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे तो जो उसने बेस बनाया है 2550 पे, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस जब तक वायलेट नहीं होता तब तक आई थिंक ट्रेंड थोड़ी सी पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा था पिछले दिनों में, बट आज के दिन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुक है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। तो 2650-2600 के अंदर ऑस्किलेशन होने के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो कोई ट्रेड नहीं होगा, बट अगर 2650 ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद एक फ्रेश डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले एक्टिवेट होना चाहिए। बट फिलहाल तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट होना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए एचयूएल, इस पर भी रखनी है नजर। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। एच लेटर से एचयूएल कमजोर था, बट एच लेटर के हिंडाल्को टॉप गेनर 2.5% और एचडीएफसी बैंक 1.5% ऊपर, बाजार को अच्छा सहारा देते हुए। टीसीएस कल नतीजों के बाद फिसला था, आज रिबाउंड आया 1.25% ऊपर। टाटा मोटर्स दूसरे दिन अच्छी खरीदारी इसमें है। एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक,
SBI, टेक महिंद्रा, इन्फी, यहां से भी बाजार को सहारा मिला है। फिर भी ब्रेथ उतनी खास नहीं थी। 50 में से 15 स्टॉक्स ही हैं पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, 35 स्टॉक्स नीचे बंद होते हुए आपको दिखे हैं। भारतीय एयरटेल 3.5% का ब्रेकडाउन था, हालांकि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी रही, बट काफी कमजोर। डबल डाउनग्रेड आया जेपी मॉर्गन की तरफ से। आज स्टॉक ऑफ द डे में भी सेल कॉल दिया गया था। फार्मा के लिए खराब दिन, सिप्ला, डिवीज दोनों ही कमजोर। इसके साथ ही हमने वीकनेस बनती हुई देखी है अपोलो हॉस्पिटल्स में भी। इंडसइंड बैंक, इससे सहारा नहीं मिला। रिलायंस इंडस्ट्री से बाजार पर दबाव। टाइटन कमजोर था। HUL में गिरावट रही। UPL, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, आइशर मोटर्स और HCL टेक, ये भी आपको गिरावट ही दिखाते हुए गए। वायदा कारोबार की तरफ आए, यहां पर हमने देखा अच्छी खरीदारी टाटा कम्युनिकेशंस में 4.5% ऊपर आज ये काउंटर रहा। NMDC सुबह से बजिंग है। IOC, BP, HPCL तीनों OMCs में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। मैक्स फाइनेंशियल, ये भी काफी पॉजिटिव था। इंटरग्लोब एविएशन, जिस पर अभी बाय कॉल भी आई थी आपके लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग, MCX, PNB, वोडाफोन, यहां पर एक बाउंस बैक रहा। सीमेंस, ABB, PVR, पीरामल एंटरप्राइजेस, हिंदुस्तान कॉपर और सेल, यहां पर आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। पर उसके सामने गिरावट थी लॉरस लैब्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। डिवीज लैब, इसमें भी कमजोरी। सिप्ला, इसमें गिरावट रही। SRF, ये कमजोर था। बायोकॉन, संवर्धना मदरसन, डॉक्टर लाल, एस्कॉट्स, PFC, इप्का लैबोरेटरीज, मैरिको और साथ ही कोल इंडिया, यहां पर आपने गिरावट बनती हुई देखी है। कैश स्टॉक्स में आपने कुछ काउंटर्स पर बड़ा एक्शन देखा है। मोंटे कार्लो की तरफ हम बात कर रहे थे, 3.5% दौड़ा है। नजारा में 5% की तेजी रही। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में अच्छी मूव आई है। ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बाउंस बैक था। MRPL, E-क्लर्क्स, NCC, हाइकिल, जेंजा टेक्नोलॉजीज, टिमकेन इंडिया, रेणुका शुगर्स और CG पावर, अच्छी खरीदारी रही। सोना BLW कल 5% दौड़ा था, आज 5% फिसला है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में प्रेशर था। प्रेशर आपने बनते हुए देखा LG इक्विपमेंट्स, KEI इंडस्ट्रीज, येस बैंक, विजय डायग्नोस्टिक्स, PCI एक्सप्रेस और KEC इंटरनेशनल पर भी। घंटे की मधुर आवाज आपके कानों में आती हुई दिख रही, क्योंकि बैंक निफ्टी बंद हुआ है 183 अंक पर, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी देखेंगे तो आपकी आवाज न मधुर है न खराब। 23 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं हम सेंसेक्स और निफ्टी पर। तो दोनों इंडेक्स अलग अलग दिशा में बंद होते दिख रहे हैं। 25 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, 65 अंक ऊपर आपके लिए डाउ फ्यूचर्स है। आइए बढ़ते आगे, आज शाम के खास आयोजन पर करते हैं फोकस। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो आज से ग्रेटर नोएडा में हो चुका है शुरू। एक से बढ़कर एक नए और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट वाली गाड़ियां देखने को मिल रही है। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल को गाड़ियों को लेकर पब्लिक में थोड़ा सा क्रेज ज़्यादा है, रुचि बहुत है और कंपनियां इसे समझ भी रही है और वो भी ज़्यादातर इनोवेशन फ्यूचर ऑटोमोटिव में ही कर रही है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर, आपका फायदा में हम ऑटो एक्सपो, नए लॉन्चेज और नेक्स्ट जनरेशन की नई कारों पर करेंगे बातचीत। देखना ना भूलिए ऑटो एक्सपो, फ्यूचर कार पर होके सवार। वाह, फ्यूचर कार पर होके सवार, ये हमारा विशेष कार्यक्रम है जो आज शाम को आपके लिए आएगा। आज बताएंगे कैसे 2023 में पोर्टफोलियो में हासिल कर सकते हैं आप डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि अलग अलग तरह से आप जो अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं वो कैसे होगा। म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप कैटेगरी से लंबी अवधि में क्या है वेल्थ बनाने का फॉर्मूला। शाम 6:26 पर खास पेशकश, मल्टी कैप से मुनाफा। हमारी इस खास पेशकश में आज हमारा साथ देंगे कैलाश कुलकर्णी, CEO HSBC म्यूचुअल फंड, हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज फिनवेस्ट, इन सबसे वाइज इन्वेस्ट, इनसे करेंगे हम बातचीत। मल्टी कैप से मुनाफा मल्टीपल। पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्थिति बेहद खराब है और उसकी कंगाली की खबरें सब तरफ है। हर दूसरा पाकिस्तानी अपने कंगाल मुल्क को छोड़ना चाहता है। आज बात सिर्फ उनकी कंगाली की नहीं बल्कि उसके असर पर भी होगी। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे हम कैसे पाकिस्तान की कंगाली से भारत में अवैध घुसपैठ से लेकर तमाम चुनौतियां हैं। पाकिस्तान का कर्ज, भारत पर बोझ। फ्रॉडस्टर्स नए तरीक़ों से कोशिशें करते रहते हैं आपको लूटने की और जी बिजनेस आपको हमेशा करता है सावधान। आज हम आपको ATM से जुड़े एक ऐसे ही फ्रॉड से कर रहे हैं जागरूक, जिसमें आप ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं लेकिन पैसे आपके हाथ में नहीं आते, कहीं और चले जाते हैं। आप सोचोगे ऐसा कैसे, यही तो फ्रॉड, कैसे कैसे ATM से गायब पैसे। ये है आज की एक और कवर स्टोरी। इंडिया 360 में हम बताएंगे कि कैसे एक लकड़ी के पट्टे की मदद से पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। इस पूरी मॉडस ऑपरेंडी में समझने और बचने के तरीके आपको बताएंगे। फ्रॉड कैसे कैसे ATM से गायब पैसे। तो ये है आज का पूरा आयोजन। समाचार समाप्ति की घोषणा करूं, 17,900 के आसपास बंद हुए हैं हम निफ्टी पर, घूम फिर कर वहीं 17,895, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। 42,200 के आसपास बंद होने की जो बात थी लगभग वहीं पहुंचे 217 अंक पर, 42,232 पर। सेंसेक्स
10 अंक नीचे 60,105। बैंक निफ्टी को निकाल दें तो बाकी दोनों ने तो कुछ किया ही नहीं है। कुछ नहीं किया। ओके, डाउ फ्यूचर्स 60 ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 20 ऊपर। ये है आज का पूरा कारोबार। आज भले ही सुस्ती रही हो, ज्यादा आपको मजा नहीं आया, कोई चिंता की बात नहीं, कल आएगा भरपूर। इसलिए नहीं कि कल पे दुनिया कायम है, ऐसे नहीं, कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी है, मजा तो आएगा। देखो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो चलिए, कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। विदा लेने का वक्त है। विदा किस किस से ली जाए वही सोचो। कुणाल जी, सुमित जी, सचिन जी और साथ ही सिद्धार्थ जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बंसल जी से, बंसल जी रह गए। अच्छा, बंसल जी आपका भी धन्यवाद। और वो हल्दी का रस बनाकर कुणाल जी के घर पर ले जाएं, अपने हाथों से पिलाएं, ताकि कल सुबह कुणाल जी एकदम दहाड़ते हुए नजर आए। ये ऐसी बिल्कुल भरी भरी सी ऐसी दबी हुई आवाज में। जी बंसल जी। जी अनिल जी, कुणाल जी उसी से डर रहे हैं। क्या है, कुणाल जी ने भी एक नई वाली अनिल जी गाड़ी ली है जिसको निकालते नहीं है। तो कुणाल जी को मैंने बोला है बस मार्केट के बाद आ रहा हूँ हल्दी का जूस लेके, फिर उनको उनकी गाड़ी में बिठा के अनिल जी ग्रेटर नोएडा लेके जाऊंगा। तो वो डर रहे हैं अनिल जी। एक्चुअली क्या है, तो यही गाड़ी में एक दो क्रैश ना लगे तब तक डर निकलता नहीं है। तो आज डर निकाल के कल कुणाल जी को अनिल जी एकदम निडर आपके सामने पेश करूंगा। अनिल जी खतरनाक ट्वीन बना है बंसल जी। बंसल जी जैसे दोस्त हो, मैं बता रहा हूँ, अलग से दुश्मन रखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल दोनों का काम एक ही साथ कर देते हैं। वेल डन बंसल जी, यू हैव अगेन परफॉर्म वेरी वेल। धन्यवाद आप सबका। कल सुबह सबसे मुलाकात होगी। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।